Hello everyone. This is the third lecture of Economy of Himachal Pradesh. In the first two lectures, we had covered the basic introduction of economy of Himachal Pradesh. In this very second lecture, we had covered the first sector of economy, that is agriculture in Himachal Pradesh. And in agriculture, we had seen how agriculture is determined by various factors, and those host of factors are casting their influence over the agriculture of Himachal Pradesh, and how different policies of state government has been designed by these triggering factors. In the today's class, we will be covering up the other aspect of agriculture like land reforms, the aspects of agriculture, be it horticulture, be it floriculture, and the allied activities associated with the agriculture. तो आज की क्लास में हमने एग्रीकल्चर को और विस्तार में पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट्स के कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए। आज हमने कॉन्सेप्चुअल प्लेन से आगे जाके पॉलिसी लेवल पे देखना है कि गवर्नमेंट कैसे अलग अलग प्रकार के इनिशिएटिव ले रही है एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चर को सस्टेन करवाने के लिए। सस्टेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सस्टेनिंग इन द टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटली, सस्टेनिंग इन द टर्म्स ऑफ सोशली, and sustainability in the terms of economically. It has to be profitable, it should have a certain level of growth in the economy. इसीलिए हम इकोनॉमी की डोमेन में एग्रीकल्चर को पढ़ रहे हैं कि हमने एग्रीकल्चर के केवल ज्योग्राफी वाले तर्ज पे ही क्लास को नहीं ले जाना, हमने इसको डिफरेंट प्लेन दैट इज द इकोनॉमिक प्लेन में भी लेके जाना है, एग्रीकल्चर एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल्सो। तो ये सारे एस्पेक्ट आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, चलो जी। अच्छा, लास्ट में मैंने फिर बताया था कि लास्ट में हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर को कवर किया था, और आज हम डिटर्मिनेंट से बाहर आ गए कि एग्रीकल्चर में और कौन कौन से वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, डायमेंशंस हैं एग्रीकल्चर के, उनको कवर करेंगे। अच्छा, एग्रीकल्चर में एक शब्द है एग्रीकल्चर, इसको ट्राइबलिज्म से थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूं। जिन लोगों ने मेरे साथ जीएस में एग्रीकल्चर किया है उन्होंने एग्रीकल्चर को बहुत विस्तार में समझा और जाना है, क्योंकि हिंदुस्तान की, केवल हिमाचल की ही नहीं, हिंदुस्तान की मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एग्रीकल्चर। तो हमें एग्री के आगे यदि कल्चर लग गया तो व्हाट डज दैट मीन, कि व्हाई कल्चर वर्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड और सफाइस आफ्टर द वर्ड एग्री। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमने कल्चर वर्ड नहीं लगाया, एग्रीकल्चर के साथ कल्चर लगाया, ट्राइबलिज्म में भी कल्चर इज मिसिंग। तो व्हेन वी डिफाइन अ वर्ड, द वर्ड कल्चर, it means it is a way of life, it is how we express ourselves in the various walk of life, so that is culture। तो एग्रीकल्चर का मतलब है, यदि हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो केवल वो हमारी जीवन जीने की शैली ही नहीं, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे बिहेवियर, हमारी साइकोलॉजी और हमारी सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र को भी कैसे गाइड करेगा, ये सब हम एग्रीकल्चर में ही पढ़ते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया था कि जब सोसाइटी का एवोल्यूशन होता है तो एक समाज है जो ट्राइबलिज्म है, जो ट्राइबल समाज है। ट्राइबल समाज कैसे है कि हम बोलते हैं हिमाचल के अंदर अपर ऑल्टीट्यूड ऑफ हिमाचल प्रदेश विच आर ग्रेटर हिमालयाज और बियॉन्ड हिमालयाज, वी हैड सीन कि नोमैडिज्म इज द वे ऑफ लाइफ, ट्राइबलिज्म इज द वे ऑफ लाइफ। तो ट्राइबलिज्म का मतलब है उनके जीवन जीने की अपनी ही एक शैली है, जीवन को देखने का अपना एक पर्सपेक्टिव है, और वो हमारे समाज के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ऐसे समाज को हम ट्राइबल वे ऑफ लाइफ बोल रहे हैं, जो बहुत हमारी दृष्टिकोण में बहुत इवॉल्व वे ऑफ लाइफ नहीं है हमारे दृष्टिकोण में, तो उसको हम ट्राइबल वे ऑफ लाइफ बोलते हैं, जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा कॉमर्शियलाइज नहीं हुई। ट्राइबलिज्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्राइबल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा इवॉल्व नहीं हो पाई, मीन्स कि बहुत ज्यादा कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और आई वुड से कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेटअप नहीं हो पाया, वहां पे ट्राइबलिज्म है। उनको बहुत अधिक लिटरेसी रेट नहीं है ट्राइबल्स में, बहुत अच्छा हेल्थ इंडेक्सेस नहीं है ट्राइबलिज्म में, बहुत अच्छा HDI इंडेक्स नहीं है ट्राइबल का, मैं सारे इकोनॉमी की टर्म्स में बातें कर रहा हूं, नहीं है ट्राइबलिज्म का। तो ऐसे सोसाइटी को हम बोलते हैं ट्राइबल सोसाइटी। और ये ट्राइबल सोसाइटी क्यों हिमाचल के अंदर शेड्यूल कास्ट को एक रिजर्वेशन दिया जाता है, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी में इन सारी चीजों का अभाव है, जिसकी वजह से वो पिछड़ रहे हैं बाकी समाज के मेन स्ट्रीम एरिया से।
और उनको समाज के मेन स्ट्रीम एरिया में लाने के लिए, इंक्लूसिव करने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का रिजर्वेशन उनको दिया है। उनको प्रमोट एंड प्रिजर्व करने के प्रावधान किए हैं संविधान में भी और स्टेट के अंदर भी, चाहे वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हो या स्टैच्यूटरी। तो कुछ प्रावधान हमने ट्राइबल को दिए हैं, क्योंकि मुख्य तौर पे बिकॉज ऑफ देयर ज्योग्राफी वो पिछड़ गए हैं समाज के अंदर। मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में ट्राइबलिज्म कहां पे किया जाता है, तो उनको कुछ प्रकार की प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन देना आवश्यक था, ताकि उनको भी लोकतंत्र डेमोक्रेसी के फ्रूट्स का मजा आ पाए। तो इसलिए हम उनको रिजर्वेशन दे रहे। तो यहां पर भी हमने देखा ट्राइबलिज्म इज दिस दैट पर्टिकुलर सोसाइटी विच इज बैकवर्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया। तो ट्राइबलिज्म इज द वे ऑफ लाइफ। अब ये लोग नोमैडिज्म भी कर रहे हैं ट्राइबलिज्म के साथ में। एक समाज है जो एग्रीकल्चर कर रहा है, जिसके बारे में आज हम मुख्य तौर पर पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर कौन सा समाज कर रहा है? जो फूड ग्रेन हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन कर रहा है, गाय भैंस को भी पाल रहा है, उनके दूध का भी उपयोग कर रहा है और कुछ हद तक एग्रीकल्चर को कॉमर्शियलाइज करके पैसा भी कमा रहा है। दैट पर्टिकुलर सोसाइटी इज एग्रीकल्चर सोसाइटी। यहाँ पे जो मैंने पर कैपिटा इनकम, हेल्थ इंडेक्सेस, क्योंकि ये उतने रिमोट एरियाज नहीं है, यहाँ पे हेल्थ की सुविधा देना सरल था, तो हमने हेल्थ की सुविधाएं दी हैं यहाँ पर। इसलिए यहाँ पे मदर मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ इज बेटर एज कंपेयर टू द ट्राइबल सोसाइटी। वहां हेल्थ इंडेक्सेस थोड़े से कम है बिकॉज लोकेशन ऑफ किन्नौर, हायर ऑल्टीट्यूड ऑफ चंबा एंड लाहौल स्पीति इज वेरी इनएक्सेसिबल। वहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कर बिठाना या स्टैब्लिश करना थोड़ा सा कठिन था, इसलिए उनके हेल्थ इंडेक्सेस थोड़ा सा कम खराब है एज कंपेयर टू द अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी या अदर सोसाइटीज ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर वाली सोसाइटी में क्योंकि वो कुछ इस तरह के इलाके थे जहां पे पहुंचना सरल था, तो हमने स्कूल भी बनाया, अस्पताल भी बनाए। तो यहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ड्रिंकिंग वाटर है, बिजली है, पानी, बिजली, रोड, आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमने खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सोसाइटीज है वो एज कंपेयर टू ट्राइबल सोसाइटी कुछ पैरामीटर में बेहतर है। इनसे भी बेहतर है एक सोसाइटी है जो इंडस्ट्रियल हो चुकी है। अब उन्होंने एग्रीकल्चर से ही इंडस्ट्री का जन्म होगा। कल की क्लास में मैंने जब इंडस्ट्रीज आपको पढ़ाना है तो यही बताना है। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में और चीजें बेहतर है, लिटरेसी रेट बहुत अधिक है, पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, हेल्थ इंडेक्सेस बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से उनके पास पैसा भी है, हेल्थ भी अच्छी है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है। तो वो एक एडवांस सोसाइटी मानी जा रही है जो बाकी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के ऊपर फिर काम करेगी। तो इस तरह से तीन अलग अलग समाज हैं। तो ये तीन अलग अलग समाज क्यों बन पाए? अब आप देखो ये क्यों बन पाए, क्योंकि ज्योग्राफी कुछ इस तरह से थी। अब ज्योग्राफी कैसे, इंडस्ट्रीज कहां पर हैं, इन्हीं सीक्वेंस को याद रखो कि अगर मैं एक मैप पे ड्रॉ कर दूं हिमाचल को, जो हमने कल भी ड्रॉ किया था, ये जो फुट हिल्स ऑफ हिमाचल है, यहां पे इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, इंडस्ट्रीज सारी आपकी यहीं पे ही बसी हैं। कई सारे फैक्टर हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो इंडस्ट्रीज को सोलन में लेकर आई, नालागढ़ में लेकर आई, बद्दी में लेकर आई, पोंटा साहिब में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। अगर आप यहां पे पैरामीटर देखोगे तो हर चीज के पैरामीटर बेहतर होंगे। इनके ऊपर थोड़ा सा इस वाले एरिया में अब एग्रीकल्चर एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डोमिनेट करती है। यहाँ पे डिफरेंट सोसाइटी है, रूरल है एरियाज, जो साउथ वाला पार्ट है, जो लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ हिमाचल है, जो फुट हिल्स है, जिन सिटीज के मैंने अभी नाम लिए, वहां पे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। तो वहां पे चीजें अर्बनाइजेशन के पैटर्न मिलेंगे। मिडल वाले एरिया में जो मिडल हिमालयज है, यहाँ पे आपको रूरल सोसाइटी मिलेगी, एग्रीकल्चर सोसाइटी मिलेगी। इसके अलावा जो ये वाले एरिया हैं, जो हायर ऑल्टीट्यूड ऑफ हिमाचल हैं, जो कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पे एक डिफरेंट समाज मिलेगा, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट है, एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहा, नोमैडिज्म इज द वे ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे ट्राइबलिज्म है। तो तीन बेल्ट बन गई, टॉप बेल्ट ट्राइबलिज्म, नोमैडिज्म, बेसिक फॉर्म ऑफ सोसाइटी, देन एग्रीकल्चर एंड रूरल सोसाइटी, और सबसे नीचे अर्बन एरियाज हैं, कुछ एक अर्बन क्लस्टर्स बने हुए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बने हैं, और वहां पे चीफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडस्ट्रीज। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इस प्रकार से हिमाचल को बहुत अच्छे ढंग से हमने इकोनॉमिकली डिवाइड कर दिया, क्योंकि ज्योग्राफिकली डिवाइडेड था। ठीक है जी। तो इस तरह से ज्योग्राफी का मतलब एक्सेसिबिलिटी भी है, ज्योग्राफी का मतलब लोकेशन भी है। देखो केरला ज्योग्राफिकली हिंदुस्तान के उस हिस्से में रखा हुआ है। मैंने कई बार बोला था,
जहां पे सी रूट से इस्लाम ने भी हिंदुस्तान में एंटर किया और क्रिश्चियन ने भी हिंदुस्तान में एंटर किया, इसलिए केरला के अंदर ऑलमोस्ट बराबर मात्रा में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, इंडियन, इस्लाम एंड क्रिश्चियंस, ये तीनों ही हिंदू, इस्लाम एंड क्रिश्चियन, ये तीनों ही उपलब्ध है ऑलमोस्ट इक्वल मात्रा में, ऑलमोस्ट, क्योंकि वहां से लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुस्लिम्स आर एब्सेंट इन दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज दी जो हमारे सेवन सिस्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि वहां इस्लाम का इंपैक्ट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, वहां से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं था। हाँ, उस जगह से बुद्धिज्म बाहर को जा रहा था तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया बुद्धिस्ट हो गया, चाइना बुद्धिस्ट हो गया, जापान में बुद्धिज्म है, क्योंकि वहां से उस रास्ते से बुद्धिज्म बाहर हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं लोकेशन ऑफ अ स्टेट, लोकेशन ऑफ अ प्लेस विल डिटरमाइन मेनी ऑफ इट्स एट्रीब्यूट, be it cultural attribute, be it religious attribute, be it lingual attributes. तो लोकेशन ऑफ अ प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर ट्राइबलिज्म वाली जगह पे अपर ऑल्टीट्यूड ऑफ हिमाचल में ट्राइबलिज्म है, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इट इज इन दी कोल्ड डेजर्ट एरिया, जहां पे पास्चर्स हैं, जहां पे टेम्परेट ग्रासलैंड है, रेनफॉल अधिक नहीं है, वहां पे केवल आप भेड़ बकरियां ही चरा सकते हो, क्योंकि दिस इज द क्लाइमेट जो अलाउ नहीं करेगा आपको कोई और काम करने के लिए। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने ज्योग्राफिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी को परस्यू करेंगे। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द अनदर एस्पेक्ट। अब एग्रीकल्चर में भी एक डोमेन है हमारा हॉर्टिकल्चर। जी, एग्रीकल्चर पे मुख्य तौर पर हम लोग फूड ग्रेन फार्मिंग करते हैं। फूड ग्रेन में क्या हो गया? चावल, वीट, राइस, या हमारे अदर सीरियल्स हो जाते हैं जिसको मिलेट्स बोलते हैं अंग्रेजी में, मोटा अनाज, रागी, ज्वार, बाजरा, जो ड्राईलैंड एरिया में होते हैं, ट्रॉपिकल ड्राईलैंड। हिमाचल ट्रॉपिकल नहीं है, सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है या फ्रिजिड है, तो वहां पे बहुत ज्यादा मिलेट प्रोडक्शन नहीं होती। तो अगर प्रोडक्शन होती है तो मेज एंड वीट की ज्यादा होती है। फिर थर्ड नंबर पे राइस आता है, क्योंकि उतना ज्यादा वाटर नहीं है, ज्यादा राइस फार्मिंग नहीं कर सकते कॉमर्शियल लेवल पे। तो इस तरह से हमने देखा कि एग्रीकल्चर में भी क्या उगाते हैं। अब लोगों ने देखा कि क्योंकि हिमाचल एक हिली एरिया है, तो गवर्नमेंट ने इंस्टिगेट किया कि गो फॉर हॉर्टिकल्चर, फूड ग्रेन फार्मिंग रिक्वायर्स बेटर मार्केट, फूड ग्रेन्स रिक्वायर्ड मोर इरिगेशन, गो फॉर द वेजिटेबल फार्मिंग बिकॉज यू आर इन द टेम्परेट एरियाज। यहां पे सब्जियां उगाओ, जल्दी खराब नहीं होंगी, इन सब्जियों को बेचने हम चंडीगढ़ और दिल्ली भी चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट हैज प्रमोटेड हॉर्टिकल्चर इन दिस रीजन, क्योंकि वाटर रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, वो हॉर्टिकल्चर को ज्यादा सूट करती है। एरिया फूड ग्रेन फार्मिंग के लिए हमें ज्यादा चाहिए, कल्टीवेबल एरिया, प्लेन चाहिए, बड़ा फील्ड चाहिए। हिमाचल में टेरेस फार्मिंग है, बड़े फील्ड्स नहीं है। वी विल गो फॉर हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के कई सारे अंग हैं, वेजिटेबल फार्मिंग, फ्रूट्स फार्मिंग, फ्लावर फार्मिंग एंड एरोमेटिक प्लांट्स। गवर्नमेंट ने सबके लिए अलग अलग स्कीम बनाई है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए हुए। तो दिस वाज ऑल अबाउट हॉर्टिकल्चर फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर। दूसरा एक एस्पेक्ट है, अब क्योंकि हमें पता है कि हिमाचल में जो किसान के पास है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड कम है, लैंड रिफॉर्म्स में अभी हमने देख लेना है कि तकरीबन 10 लाख फैमिली ऑफ फार्मर्स हैं और वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर पे क्योंकि वो डिपेंडेंट है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ कल्टीवेबल लैंड वैसे ही कम था, तो एक एक फार्मर पे बहुत थोड़ा सा लैंड है, लेस देन 1 हेक्टेयर, विच इज वेरी लेस। तो वो उस लैंड से जो भी उगाएगा, जो भी प्रोड्यूस करेगा, दैट विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर हिज और हर फैमिली। तो उसको अपनी इनकम के सोर्सेस को मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। इसको बोला जाता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मीन्स है कि आप अपने न्यूट्रिशन के लिए या आप अपनी इनकम के लिए एग्रीकल्चर के साथ और क्या करते हो। जो और क्या करते हो उसी को बोला जाता है अलाइड एक्टिविटीज। ये देखो, ये हॉर्टिकल्चर है हमारा, फ्लोरिकल्चर, सी द ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ फ्लावर्स, द मशरूम फार्मिंग विच कम्स अंडर द डोमेन ऑफ वेजिटेबल ओनली, द एप्पल फार्मिंग और द फ्रूट्स। अभी हम फ्रूट्स के ऊपर ही चर्चा डिटेल में करेंगे हिमाचल में। एंड लास्ट वन इज पॉली हाउसेस के अंदर हम लोग जो वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, जो टोमेटो ग्रो कर रहे हैं या अन्य वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है टू प्रोवाइड देम अ कंड्यूसिव टेम्परेचर, we are making an arrangement of poly houses and government has started with the many schemes of poly houses. All right,
तो अलाइड एक्टिविटीज देखो, एक अलाइड एक्टिविटी है जानवरों को पालना, इंग्लिश में बोल दिया एनिमल हस्बेंड्री। तो जानवर ऑन द बेसिस ऑफ बड़ा जानवर पाला और उससे डेयरी फार्मिंग करी, गाय और भैंस पाली, तो डेयरी फार्मिंग। लेकिन डेयरी फार्मिंग कहां होगी? उन इलाकों में जहां, बहुत ध्यान रखना, वाटर और फोडर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। डेयरी फार्मिंग लाहौल स्पीति और किन्नौर में नहीं की जा सकती क्योंकि पानी और फोडर की कमी हो जाएगी। तो गाय रखने का कोई फायदा नहीं है, वो उतना ज्यादा दूध नहीं दे पाएगी क्योंकि उसको अच्छा चारा नहीं मिलेगा। तो डेयरी फार्मिंग इज इन दी सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट लैटिट्यूड, वहां पे डेयरी फार्मिंग सक्सेसफुल है एनिमल हस्बेंड्री में। दूसरा एनिमल है, अच्छा जी आप उन जगहों पे रहते हो जहां पे लाहौल स्पीति और किन्नौर है, तो आप एक काम करो, वहां अंगूरा रैबिट पाल लो और साथ में शीप्स रख लो और वूल कल्टीवेशन करो, नोमैडिज्म करो। तो ये भी क्या खराब है। साथ में आप गोट रख लो और इसको मीट इंडस्ट्री के लिए यूज करो। तो मीन्स कि आप अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने हिसाब का जानवर पालो और उसी पे डिपेंडेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो। या आपके पास और जमीन की भी कमी है, चारे की भी कमी है, तो क्यों नहीं आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम निकाली है, पोल्ट्री फार्मिंग, बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम, वो सारे आपके नोट्स में दी हुई है। तो डेयरी फार्मिंग, आपने शीप और अंगूरा रैबिट की फार्मिंग करी वूल कल्टीवेशन के लिए, आपने पोल्ट्री पाली है, तो ये सबको बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री। आप यहां मेरे समक्ष देख भी सकते हैं, सी द डेयरी फार्मिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश, द शीप, क्योंकि यहाँ पे पास्चर्स हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड है, घास उगती है, पेड़ पौधे वनस्पतियां नहीं उगेंगी कोल्ड डेजर्ट एरिया में, नोमैडिज्म इज द वे ऑफ लाइफ। तो यहां पे आप भेड़ और यहां पे बकरियां पालोगे। आपके पास जमीन की कमी है, गो फॉर द पोल्ट्री। तो पोल्ट्री फार्मिंग अपने आप में इंडस्ट्रीज भी हैं, इन्हीं को आप देखोगे इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज के साथ इनका समन्वय हो जाता है, तालमेल बन जाता है। तो मींस एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को भी ड्राइव करेगा किसी भी इकोनॉमी में, नॉट ओनली इन हिमाचल प्रदेश, इन एनी इकोनॉमी। हम इंडिया की भी जब इकोनॉमी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल लेके उनको प्रोसेस करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाती है, साथ में प्रोडक्ट भी देती है इकोनॉमी के अंदर एक। फॉर एग्जांपल, आपका जहां पे शुगर केन कल्टीवेशन होगा वहीं पर तो शुगर मिल्स लगेंगी, तो शुगर मिल्स को ड्राइव कौन कर रहा है? शुगर केन। कॉटन मिल्स को ड्राइव कौन कर रहा है? कॉटन। वूलन इंडस्ट्री ऑफ लुधियाना, धारीवाल, पंजाब is being driven by the wool coming from the state of उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड योर राजस्थान और पंजाब, इन सब के बॉर्डर पे एक्सेसिबिलिटी पंजाब के पास रॉ मटेरियल की सारी जगह पे है, इसलिए वूलन इंडस्ट्री इज थ्राइविंग इन पंजाब। मोर ओवर इन नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, दो दी स्टेट्स आई हैव मेंशन्ड जस्ट नाउ आर हैविंग कोल्ड क्लाइमेट ड्यूरिंग विंटर्स, तो इनको तो वूलन क्लोथ्स की जरूरत है। वूलन इंडस्ट्री तमिलनाडु में जाके बहुत बढ़िया नहीं लगेगी, ना तो वहां पे शीप है, दूसरा ना वहां पे मार्केट है। तो इंडस्ट्री इज ड्रिवन बाय द रॉ मटेरियल एंड मार्केट प्राइमरली टू सोर्सेज आर। जब हम इंडस्ट्रीज कल करेंगे, इंडस्ट्रीज के लोकेशन की कुछ वजहें होती हैं, देयर आर फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट इन अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ अ इंडस्ट्री। That particular, there are two major factors which determine the location of an industry. Primarily it is the raw material, secondary it is the market. इंडस्ट्री सामान किसके लिए बनाए? अगर खरीदार नहीं होगा, इसीलिए इंडस्ट्री वहीं पे लगेंगी जहां पे खरीदार होगा। तो हमने देखना है कि कैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को थ्राइव भी करेगा, इसीलिए एग्रीकल्चर पे मैं इतना फोकस कर रहा हूं, क्योंकि इंडस्ट्रीज भी यहीं से थ्राइव होगी। हिमाचल इज अ स्टेट विच इज ऑलमोस्ट डिवाइड इन मिनरल्स। हिमाचल इज नॉट अ स्टेट विच इज लाइक अ छोटा नागपुर प्लेट्यू और द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कर्नाटका वाले रीजन की तरह यहाँ पे मिनरल्स नहीं रखे हुए, राजस्थान की तरह यहाँ मिनरल्स नहीं है। मिनरल्स होते तो इंडस्ट्रीज थ्राइव हो जाती। यहाँ पे मिनरल के नाम पे लाइमस्टोन रखा हुआ है, जिसकी वजह से सीमेंट इंडस्ट्री चल रही है। अदरवाइज कोई मेजर मिनरल हिमाचल में नहीं मिलता जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट मिले। तो वी आर लुकिंग फॉर दोज इंडस्ट्रीज विच विल हैव देयर रॉ मटेरियल एज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो वी आर लुकिंग फॉर द इंडस्ट्री, चाहे वो मीट हो, वूलन हो, अभी मैं सिल्क फार्मिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, पेड़, क्योंकि 68% ऑफ हिमाचल इज फॉरेस्ट, तो सिल्वी कल्चर कुड बी परस्यूड। तो इस तरह से हमने देखना है कि हिमाचल के अंदर
जो इंडस्ट्रीज हैं वो मेजरली एग्रीकल्चरल ड्रिवन होने वाली है. सेकेंड काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज विच हिमाचल कुड अफोर्ड आर दी footloose industry, those industries which do not require much of the raw material and they are thriving in the foothills of Himachal because Himachal government has offered them certain benefits related to their taxation, जिनको टैक्स हॉलीडेज बोला जाता है. और इसलिए इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सन 2003. और इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, सिरमौर, नालागढ़, पोंटा साहिब वाली बेल्ट को स्टैब्लिश किया गया डेलिबरेटली जस्ट टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट इन अ hilly state. Similarly, employment has been created in the hilly state of Uttarakhand by establishing industries in the foothills of Uttarakhand like Rudrapur, सिटकुल, हरिद्वार के पास वाली बेल्ट पे, सहारनपुर वाली बेल्ट. तो ये जो रूड़की वाली बेल्ट है ये उत्तराखंड में स्टैब्लिश हुई. सिमिलरली ऑन द सेम लाइन ऑफ थॉट ऑलमोस्ट इन द सेम ईयर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन हिमाचल प्रदेश हैज बीन स्टैब्लिश, क्योंकि ये दोनों हिली स्टेट थी, ऑलमोस्ट सेम कल्चर, सेम कंडीशंस, same geographical difficulties and diversities. Industrialization was very necessary in the foothills of these hilly states so that population of Himachal and Uttarakhand could take the benefit of the industries. तो इस ऐसे इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाएगा, एग्रीकल्चर का सपोर्ट दिया जाएगा. एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने बताया अगर आप हिमाचल के अंदर अगर आप कीवी की वाइन बना रहे हो, एप्पल की वाइन बना रहे हो, वाइन मेकिंग इंडस्ट्री है, वाइन मेकिंग इंडस्ट्री ग्रेप से है चाहे, तो डेट विल रिक्वायर द एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल. वूलन इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्री, पोल्ट्री इंडस्ट्री, एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय द एग्रीकल्चर. सिल्क बनाना है तो सेरिकल्चर, अगर टी बनानी है तो कांगड़ा टी, तो आपको एग्रीकल्चर का सपोर्ट चाहिए. तो मींस हिमाचल इज द स्टेट विच कुड गो फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोवाइडेड इंडस्ट्री शुड बी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. फूड प्रोसेसिंग बिकॉज हिमाचल इज एन एग्रीकल्चरल स्टेट. तो यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल डिफरेंट होगा. यहां छोटा नागपुर की तरह हैवी मेटलर्जिकल आयरन एंड स्टील प्लांट, एल्यूमिनियम प्लांट, कॉपर प्लांट नहीं लगा सकते क्योंकि वो नहीं मिलते. हम यहाँ पे असम की तरह पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री नहीं लगा सकते क्योंकि पेट्रोलियम नहीं है. तो हमें अपना मॉडल बनाना पड़ेगा हिमाचल के लिए. वो मॉडल होगा model which is based on the rural economy, model which is based on the agricultural economy, the industries which will take agriculture as an raw material, agriculture produce as an raw material. Himachal is the state which is having less capital. Himachal is the state which is hilly in character. We need cottage rural industries. We need industries in the form of MSME, micro, small and medium enterprises. So this is what the model of Himachal is looking for. This is what state government is looking for. सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है MSME को बढ़ाने के लिए. सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है यूथ को, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और स्वावलंबन बनने के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए. तो गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज in Himachal Pradesh क्योंकि we are having different type of geography, we are having different set of problems, we will offer different set of solutions for it. So one shoe could not fit for all, so we need our own model as per our geographical, political, economic scenario. So this is the thing, we need our customized plan. So this state government is looking for the customized plan which is yes working in a very good direction to a certain extent. And up to a certain extent, industrialization has been possible here. Secondly, we are looking tourism as an engine of growth, as a sunshine industry, sunrise industry, which could provide employment to the youth of Himachal Pradesh. Not only provide employment to the youth of Himachal Pradesh, it will spur the wheel of growth and development in the Himachal Pradesh. बाहर से 3.5 करोड़ टूरिस्ट हर साल आएगा, आपको पैसा देकर जाएगा, इंटरनेशनल टूरिस्ट आएगा, करेंसी देकर जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेंगे हिंदुस्तान की सरकार के, और वो जो सारा इकोनॉमी में पैसा खर्च होगा वो हिमाचल के अंदर खर्च हो रहा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा. तो वी नीड डिफरेंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. वी नीड अ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जहां पे इंडस्ट्रीज बहुत हैवी आवश्यकता नहीं है. हमें सर्विस इंडस्ट्री, टूरिज्म चाहिए, हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेस्ड इंडस्ट्री चाहिए. ये हमारे युवाओं को नौकरी देने के लिए बहुत कारगर है ये मॉडल. तो इवन द यूथ जो खुद का काम करना चाहते हैं, इन डोमेन में बहुत अच्छा स्कोप है अभी हिमाचल के अंदर. गवर्नमेंट इज पुशिंग दीज सेक्टर्स, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू मेनी काइंड ऑफ रिबेट्स इन दीज सेक्टर्स.
ऑलराइट, तो ये है कि हर स्टेट का अपना एक मॉडल होना चाहिए. दिस इज व्हाट फेडरलिज्म सेज. दैट्स व्हाई स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन अ सर्टेन लेवल ऑफ ऑटोनॉमी सो दैट दे कैन इवॉल्व देयर ओन सेट ऑफ मॉडल फॉर देयर स्टेट. ऑलराइट, तो दीज आर दी अलाइड एक्टिविटीज. अब अलाइड एक्टिविटीज के वो सारा जो हमने पढ़ा वो अलाइड एक्टिविटीज में एनिमल हस्बेंड्री है. अन्य प्रकार की अलाइड एक्टिविटी क्या है? हिमाचल देखो, फिशरी सेक्टर विल थ्राइव इन हिमाचल प्रदेश because fresh water lakes are there, fresh water rivers are there. So fishery could be next thriving industry which could provide employment to the youth, which could provide nutrition diet to the population of Himachal Pradesh. Moreover, इसी से पैक्ड फूड प्रोड्यूस, इससे पैक्ड फूड प्रमोट हो जाएगा. तो चाहे वो पैक्ड फूड आपने हिमाचल के बाहर बेचना है, देश के बाहर बेचना है, बट येस वी आर हैविंग गुड क्वालिटी ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज हेयर which could be processed into the canned food, and that canned food could be exported. That canned food could be sell into the other part of India as well. So we need food processing industry, meat producing industry. Forestry, one of the another industries Himachal Pradesh, क्योंकि पेड़ बहुत हैं, silviculture could be practiced. Silviculture और forestry में फर्क समझो. पेड़ों को काटना उनकी लकड़ियों के लिए इस सिल्वीकल्चर. पेड़ों से और बेनिफिट उठाना, जंगलों से और बेनिफिट उठाना, जंगलों से तेंदू लीफ से बीड़ी बनाना, या किसी मैच स्टिक इंडस्ट्री, या किसी और प्रकार से फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को, जैसे पाइन ट्रीज हैं, पाइन ट्री से तार निकलता है, ऐसे ही अलग अलग प्रकार के ट्रीज के अलग अलग यूसेज हैं, उनकी लकड़ी के नहीं, ट्री के यूसेजेस हैं. उन सबको कुल मिला के बोला जाता है फॉरेस्ट्री. फॉरेस्ट्री में भी एक ब्रांच है सिल्वीकल्चर, जब पेड़ों को लकड़ियों के लिए काटा जाने लगा. द प्रॉब्लम विद इंडिया इज वी डू नॉट रीजनरेट द फॉरेस्ट. द प्रॉब्लम इज अबाउट द रीजनरेशन ऑफ द फॉरेस्ट. द गवर्नमेंट हैज प्रमोटेड द स्कीम जिसमें एफॉरेस्टेशन के साथ साथ रीप्लांटेशन ऑफ फॉरेस्ट, रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट पे ध्यान दिया जाएगा. पेड़ों को लकड़ियों के लिए काटा जाएगा, रीजनरेट किया जाएगा, ताकि 25 साल में फिर से पेड़ खड़े हो जाए, फिर से लकड़ी की आवश्यकता के लिए पेड़ों को काटा जा सके. तो दिस इज द थिंग. तो सिल्वीकल्चर शुड बी प्रैक्टिस्ड ऑन अ कॉमर्शियल स्केल, जहां गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर सकती. नेक्स्ट इज योर सेरिकल्चर, सिल्क फार्मिंग. सेरिकल्चर में क्या है कि हिंदुस्तान में आफ्टर चाइना वी आर द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड. वी हैड द राइट क्लाइमेट एंड सेरिकल्चर इज द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. सिल्क रियरिंग इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज. मलबरी लीव्स के ऊपर सिल्क वोम को फीड किया जाता है, बहुत लेबर इंटेंसिव टास्क है. इट इज द इंडस्ट्री विच कुड जनरेट एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली फॉर विमेन एंड ओल्ड एज पीपल. ध्यान रखो, विमेन एंड ओल्ड एज पीपल, सेरिकल्चर. तो ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इंक्लूसिव हो सकती है. विमेन जो अभी तक आपकी उतनी एम्प्लॉयमेंट के अंदर एंगेज्ड नहीं थी, उनको भी एंगेजमेंट मिल जाएगी, बूढ़े लोगों को एंगेजमेंट मिल जाएगी. हिंदुस्तान में रूरल एरियाज में जॉइंट फैमिली का कल्चर है, हर कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है इकोनॉमिकली. तो इस तरह से हमने इंक्लूसिवनेस, जो मैंने आपको सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर बताया, सोसाइटल लेवल पे एग्रीकल्चर को ऐसा बनाना पड़ेगा कि समाज का हर वर्ग का आदमी उसमें कंट्रीब्यूट कर सके. तो एग्रीकल्चर शुड बी सस्टेनेबल इकोलॉजिकली, कि वो इकोलॉजी को नुकसान ना पहुंचाए. क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हो, साथ में समाज के हर वर्ग को जोड़ के रखे. अगर कोई गरीब है, गवर्नमेंट शुड प्रमोट द स्कीम, एंड गवर्नमेंट हैज प्रमोटेड द स्कीम्स, जिसमें गरीब लोगों को भी एग्रीकल्चर से कोई ना कोई प्रकार का लाभ होगा, चाहे वो पॉली हाउसेस के थ्रू है, चाहे वो अन्य स्कीम के थ्रू क्रेडिट फैसिलिटी, या कोई भी प्रकार का एग्रीकल्चर हो जिसमें मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मार्जिनलाइज का मतलब है जो पिछड़ गए हैं, चाहे वो पैसे से पिछड़ गए हैं, अपनी जात के कारण पिछड़ गए हैं, अपने जेंडर के कारण पिछड़ गए हैं, या अपनी उम्र के कारण पिछड़ गए हैं, सबको इंक्लूसिवली लेके चलो. देन योर एग्रीकल्चर विल बी सस्टेनेबल. वो हमेशा किया जा सकेगा क्योंकि उसमें महिलाएं भी हैं, बूढ़े भी हैं, गरीब भी है, और सो कॉल्ड पिछड़ी जात का भी आदमी है. तो दैट एग्रीकल्चर इज इंक्लूसिव इन कैरेक्टर, इट विल सस्टेन फॉर जनरेशन. अगर एग्रीकल्चर में लोग सस्टेन नहीं करवा पाओगे आप, people will abandon agriculture one or the other day. Agriculture has to be profitable to make it sustainable. एग्रीकल्चर से लगातार आप देखोगे हिंदुस्तान में
हिंदुस्तान में लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मूव कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में मूव कर रहे हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि वेतन ज्यादा है, पैसा ज्यादा मिलता है। एग्रीकल्चर में मेहनत ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, उसके अनुसार पैसा नहीं आता। तो एग्रीकल्चर इज नॉट एट ऑल प्रॉफिटेबल एनीमोर। तो यूथ ऑफ द नेशन डू नॉट वांट टू परस्यू एग्रीकल्चर एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि मेहनत के करस्पॉन्डिंग रिटर्न्स नहीं है, ग्रोथ नहीं है, टाइम के साथ इन्फ्लेशन, महंगाई ज्यादा है, एग्रीकल्चर की ग्रोथ कम है, गरीब हो जाएगा आदमी जो एग्रीकल्चर करेगा। इसलिए एग्रीकल्चर के साथ पॉवर्टी इज डायरेक्टली कोरिलेटेड। तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इज नियरली 14%, 13.65, नियरली 14%, and more than 60% of the population is engaged in agriculture. They are bound to live in poverty because agriculture is not growing at that rate. 60% लोग, 65% लोग 14 रुपए कमा रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, तो दे विल रिमेन इन पॉवर्टी। तो एग्रीकल्चर इज नॉट प्रॉफिटेबल। टू मेक इट फाइनेंशियली वायबल, हमें फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट को उनकी इनकम को डाइवर्सिफाई करना है, इसलिए वी नीड अलाइड एक्टिविटीज। अगर कोई पूछ लीजिए अलाइड क्यों चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाना है, पैसा नहीं है एग्रीकल्चर में। तो पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने बोला खेती के साथ साथ फॉरेस्ट्री कर लो, फार्म फॉरेस्ट्री कर लो, सोशल फॉरेस्ट्री कर लो, फिशरी कर लो, एनिमल हस्बेंड्री कर लो, सेरिकल्चर कर लो, एपीकल्चर कर लो, पैसे को बढ़ाओ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो दिस इज व्हाई वी नीड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, दिस इज व्हाई वी नीड अलाइड एक्टिविटीज इन एग्रीकल्चर। ऑलराइट, तो ऐसे एग्रीकल्चर को हमने हॉलिस्टिकली फ्रॉम द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, फ्रॉम द टर्म ऑफ सोसाइटी, फ्रॉम द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी हमने अप्रोच करना है। अगर हम इसको तीनों दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे वी हैव मेड द एग्रीकल्चर सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब है जो ऐसा ही रहे आगे भी जाके, आज नहीं, आज से 100 साल बाद भी ऐसा तब रहेगा जब समाज उसको सस्टेन करेगा, जब फाइनेंशियली उसको सस्टेन किया जा सकेगा, जब एनवायरमेंटली एंड इकोलॉजिकली उसको सस्टेन किया जा सकेगा। तो वो व्यवस्था, वो प्रोविजन जो आज आप बनाओगे 100 साल तक चलते रहेंगे। तो दैट इज हाउ वी कुड सस्टेन द एग्रीकल्चर एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नहीं तो 20 साल बाद के बाद आपको कोई किसान नहीं मिलेगा देश के अंदर अगर आप उसको सस्टेन नहीं करवाओ। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करें। चलो, ये एग्रीकल्चर के अब हमने सारे दायरों को समझ लिया। सेकेंड एस्पेक्ट, अब मैंने कल आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ाए थे, एक बार मैं कोई नजर डलवा देता हूं आपकी। देखो जी, डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा जी लैंड एज एन डिटर्मिनेंट, सीड एज अ डिटर्मिनेंट। लैंड को अभी हम पकड़ लेते हैं क्योंकि लैंड रिफॉर्म से आपके सवाल आ चुके हैं, आते रहेंगे, सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। तो लैंड रिफॉर्म्स को समझना ज्यादा आवश्यक है। ऑलराइट, तो लैंड रिफॉर्म्स पहले पढ़ कर लेते हैं। See, this is the share of different agriculture. This is the output of agriculture in terms of GDP. This is the share of crops in the agriculture output. This is the agriculture and horticulture एक साथ है यहाँ पे। This is the share of your livestock farming, जिसको मैं animal husbandry बोल रहा था। Alright. See the share of forestry. It is an important economic activity of agriculture. Share of fishing. तो हमने फिशिंग को प्रमोट करना है, सेरिकल्चर को प्रमोट करना है, वूल फार्मिंग, क्योंकि फॉरेस्ट लाइफ स्टॉक रियरिंग वहीं से कनेक्टेड है, वूल फार्मिंग को प्रमोट करना है, लोगों को पैसा बढ़ाना है। तो सबसे फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज अवर लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स में हम देखते हैं जब हिमाचल के अंदर जब देश आजाद होता है तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं। लैंड रिफॉर्म का मतलब है कि जब आप ब्रिटिश टाइम को याद कीजिए, ब्रिटिश टाइम पे सरकार का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो एग्रीकल्चरल टैक्स है। तो एग्रीकल्चरल टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, गवर्नमेंट मांगती है उनसे डायरेक्ट करेंसी। किसान बोलता है मैंने लगाया है गेहूं, मेरे को कौन पैसा देगा, मार्केट मैच्योर नहीं हो रखी, गेहूं खरीद के कोई किसान को करेंसी नहीं दे रहा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला आप कैश क्रॉप लगाओ, आप कॉटन लगाओ, आप इंडिको लगाओ, आप शुगर केन लगाओ, ये सामान डायरेक्ट इंडस्ट्रीज खरीद लेंगी, आपको पैसा दे देंगी। वीट इंडस्ट्री का क्या, वीट का क्या करेगी इंडस्ट्री, राइस का क्या करेगी, मोटे अनाज मिलेट्स का क्या करेगी इंडस्ट्री। तो किसान को ब्रिटिश ने जानबूझ के कैश क्रॉप की प्रोडक्शन करवाई। क्योंकि कैश क्रॉप की प्रोडक्शन करवाई, किसान के साथ हालात ये हो गए, कैश क्रॉप की प्रोडक्शन करने के बाद अगर कभी सूखा पड़ गया
और कॉटन फार्मिंग बर्बाद हो गई, उसके पास खाने के लिए चावल नहीं है, उसके पास खाने के लिए गेहूं नहीं है, रागी ज्वार बाजरा नहीं है, क्योंकि उसकी तो उसने फार्मिंग ही नहीं करी थी। तो मींस कभी भी अगर ड्राउट आ गया वो फेमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या फर्क है दोनों में? ड्राउट इज सूखा, फेमाइन इज भूखमरी, कि सूखे से भूखमरी कन्वर्ट हो जाएगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कोई सपोर्ट नहीं था, अगर सूखा पड़ गया, भूखमरी पड़ गई, सरप्लस ग्रेन नहीं थे, बचाने की कोशिश नहीं करी। 1942 में बंगाल में अनप्रेसिडेंटेड ड्राउट ईयर आया जिससे फेमाइन में कन्वर्ट हुआ, 30 लाख लोग भूख से मर गए। सच वॉज द एरा ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इकोनॉमिक रिप्रेशन था वो देश का, पॉलिटिकल रिप्रेशन था। तो उसको बाहर कैसे निकाला जाए? ऐसे किसान, ब्रिटिश ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया किया, उसी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया के तर्ज पे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन का एरा हुआ। तो मींस ब्रिटिश, मैं ये क्यों बता रहा हूं? ताकि लैंड रिफॉर्म्स आपको समझ पाए। हिंदुस्तान में लैंड की क्या अवस्था और व्यवस्था थी सन 1947 में, वो समझना जरूरी है। लैंड रिफॉर्म से हिमाचल तभी समझ आए। तो ब्रिटिश ने हिंदुस्तान में लोगों को एग्रीकल्चर करवाया, लोगों को एग्रीकल्चर में भी क्रैश क्रॉप लगवाई, कैश क्रॉप लगवाई और लैंडलेसनेस इंक्रीज किया। क्यों? ब्रिटिश कैसे काम करते थे? ब्रिटिश का फंक्शन देखो, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इनको एग्रीकल्चर से टैक्स लेना है। एग्रीकल्चर हिंदुस्तान में करोड़ों लोग कर रहे हैं, ये एक एक किसान के पास टैक्स नहीं मांग सकते थे। इन्होंने बोला हमने एक जमींदार अपॉइंट किया है, ये सारी जमीन इस जमींदार की है, ये आपकी नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में किसान की जमीन पहले भी नहीं होती थी। जब राजाओं का टाइम था तो जमीन बिलोंग्स टू राजा, नॉट टू द फार्मर। फार्मर उस पर कल्टीवेशन करके टैक्स दिया करता था, कर दिया करता था, कर हिंदी में कर, टैक्स देता था। जमीन राजा की है, किसान जमीन को बेच ही नहीं सकता था। ब्रिटिश हिंदुस्तान में आ गए, इन्होंने जमीन राजा से लेके दे दी जमींदार को। जमींदार को बोला कि हमारे पास टाइम नहीं है एक एक किसान से टैक्स कलेक्ट करने का, हम तेरा कॉलर पकड़ेंगे, तूने हमें टैक्स कलेक्ट करके देना है। जमींदार ने बोला जी कितना कलेक्ट करके देना है? ब्रिटिश कहते हैं हमें नहीं पता तू कितना टैक्स लेगा, जितना लेगा उसके 11/12 बट्टे हमें देगा। तू 100 रुपए लेगा तो डिवाइडेड बाय 11/12 इंटू 100 हमको आना चाहिए, बाकी 1/12 तू रख ले, कितना लेना तेरी मर्जी। तो इस तरह से उन्होंने जमींदार को बीच में रख दिया। इसलिए जमींदार को बोला जाता था इंटरमीडिएटरीज, ये बीच में हैं, किसके? किसान और ब्रिटिश के। और जमींदार को बोल दिया ये जमीन तेरी है, किसानों की नहीं है। तो जमीन बिलोंग टू जमींदार, किसान के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं। ब्रिटिश ने रूलर लैंडलेसनेस बढ़ाई है, किसान के पास जमीन नहीं है। तो ब्रिटिश ने एक तो इंटरमीडिएटरीज रख लिए, दूसरा इतना हाई टैक्सेशन सिस्टम रख लिया है, और किसान के पास कोई जमीन नहीं छोड़ी। तो ये ब्रिटिश एरा था, जिसलिए लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत थी। जब हिंदुस्तान आजाद होता है, हिंदुस्तान के अंदर 75% लोग लैंडलेस रह जाते, जमीन नहीं है उनके पास खेती करने के लिए। 25% लोगों के पास 95% जमीन है जमींदारों के पास। मींस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था। लिख लो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। मोरओवर फोकस वाज ऑन द कैश क्रॉप। देश में फूड सिक्योरिटी नहीं है, अगर क्रॉप फेलियर हो गया भूखमरी आती थी, लोग भूख से मर जाते थे। तो मींस देयर वाज नो फूड सिक्योरिटी, देयर वाज नो मॉडर्न फार्मिंग, साइंटिफिक फार्मिंग। एक गरीब किसान जिसकी अपनी जमीन नहीं है, उस पे इतना टैक्स सिस्टम लाद दिया, किसान की पॉवर्टी आ गई, भूखमरी पे की कगार पे किसान है, बस मेहनत कर रहा है। अगर एक क्रॉप फेलियर मींस वो भूख से मर जाएगा। तो मींस पुअर फार्मर, पॉवर्टी, फूड इनसिक्योरिटी। तो ये सारे एग्रीकल्चर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। जब देश आजाद हुआ, नेहरू जी ने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया, जिसके तर्ज पे आपका प्रीएम्बल लिखा गया। प्रीएम्बल में क्या शब्द हैं? आफ्टर इंडिपेंडेंस वी विल गिव यू इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। हम आपको समाज में एक डिग्निटी देंगे, सोशल जस्टिस। हम आपको समाज के अंदर इकोनॉमिक जस्टिस, आपको बराबरी का अधिकार देंगे, पैसा कमाने का अधिकार देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे। इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, पहली लाइन है प्रीएम्बल में, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो सरकार ने क्या किया, जैसे ही देश आजाद हुआ, सबको बोला कि जिसके पास ज्यादा जमीन है वो अपनी जमीन वापस दो हमको।
सरकार ने एक एक्ट निकाला, लैंड सीलिंग एक्ट। इसी को लैंड रिफॉर्म बोला जाता है, लैंड सीलिंग एक्ट। कई सारे एस्पेक्ट है लैंड रिफॉर्म के, कई सारे सीरीज ऑफ एक्ट्स हैं लैंड रिफॉर्म्स में। वन ऑफ देम वाज लैंड सीलिंग एक्ट, कि जिसके पास अधिक जमीन है वापस जमा कराओ सरकार को। वी विल क्रिएट अ लैंड पूल एंड वी विल डिवाइड दैट लैंड into the people who do not have the even a single pie of land. तो redistribution of land and sealing of land is land reform. फिर किसानों ने कहा हमसे ऋण ना लिया जाए, हम गरीब हैं। तो बहुत बड़ा उस टाइम पे डिसीजन रहा होगा नेहरू सरकार का कि ऐसा देश जो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जिंदा है, कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है सरकार का, इंडस्ट्रीज नहीं है। मैंने पहले ही बोला था सरकार का मेजर सोर्स ऑफ इनकम इज दी इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री चलेंगी, कॉर्पोरेट टैक्स होगा, एक्साइज ड्यूटी होगी, सेल्स टैक्स होगा, वैट होगा, लोगों की आय बढ़ेगी, इनकम टैक्स मिलेगा। 5-6 प्रकार के टैक्सेस हैं जो इंडस्ट्री से चलते हैं। इसलिए द पीपल इन हरियाणा एंड पंजाब आर रिच, देयर गवर्नमेंट इज अल्ट्रा पुअर, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है, टैक्स नहीं देती है। अगर एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी पे आप टैक्स नहीं लोगे, इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, सरकारों के जैसे हाल हैं, एसडीएम को 10,000 रुपए 12,000 रुपए तनख्वाह देनी पड़ती है। स्टेट के पास बिजली खरीदने का पैसा नहीं, पंजाब के पास। ये हालत हो जाती है स्टेट की, क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं है। इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिटिकल लीडर में विजन नहीं था, इंडस्ट्रीज नहीं लगा पाए। 70 साल की आजादी में प्लेन इलाके के ऊपर इंडस्ट्रीज भी स्टैब्लिश नहीं कर पाए। एग्रीकल्चर सरप्लस स्टेट है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो लग सकती थी। तो फेल्ड स्टेट के एग्जांपल्स हैं। एज कंपेयर टू हिमाचल, पर कैपिटा इनकम इज गुड, हिली स्टेट है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज फार मोर बेटर देन द सराउंडिंग स्टेट्स, जिनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस बेहतर हैं, फिर भी डूब गए हैं बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द सोसाइटी। क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन है कि प्रोग्रेसिवनेस नहीं है सोसाइटी के अंदर, प्रोग्रेसिव माइंडसेट नहीं है, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटीज है, आगे नहीं बढ़ पाई। तो वो उनके इन सारे पैरामीटर्स में देखने को मिलता है। जेंडर गैप बहुत ज्यादा होगा, वायलेंस अगेंस्ट विमेन बहुत ज्यादा होगा, क्राइम एट्रोसिटीज अगेंस्ट विमेन ज्यादा होंगी। पेट्रियार्कल सोसाइटी में प्रोग्रेसिव नहीं होगी, इनकम भी नहीं होगी सोसाइटी की ज्यादा, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी होकर रहेगी। ठीक है, तो बदल नहीं पाई अपने को सब टाइम के साथ, ट्राइबल से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रही है। तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि एग्रीकल्चर के टाइम पे लैंड रिफॉर्म्स में फूड इनसिक्योरिटी, आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड क्रैश क्रॉप का कल्टीवेशन, इस सबको बदलना था। साथ में मॉडर्न फार्मिंग नहीं थी, किसान गरीब है, उसके पास पैसा खर्च करने को नहीं है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड लेने के लिए, उसके पास फर्टिलाइजर डालने का पैसा नहीं है, उसके पास इरिगेशन फैसिलिटी देने का पैसा नहीं है। ओवर द टाइम द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, राइट इट डाउन, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन हैज डिक्लाइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, कल मैंने बताया कि एग्रीकल्चर में लगातार फर्टिलाइजर डालना जरूरी है, नहीं तो न्यूट्रिशन डिप्लीट हो जाएगा। इतने साल में ब्रिटिश रूल में कैश क्रॉप की फार्मिंग हुई है विच वाज न्यूट्रिशन इंटेंसिव फार्मिंग, वो फर्टिलिटी को डिप्लीट कर देती है थोड़े सालों में। फर्टिलाइजर नहीं डाला गया, इंडिया की लगातार डिक्लाइन हो गई प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी आ गई देश में। जब देश आजाद होता है ब्रिटिश इन हालातों में देश आपके हाथ में रखे जाते हैं। तो व्हाट गवर्नमेंट हैज डन, गवर्नमेंट हैज कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। उन्होंने बोला सबसे पहले इनके बीच के जो बिचौलिए हैं, जिनको जमींदार बोला गया है, इनको खत्म करो, आपकी जरूरत नहीं है, हम किसान से टैक्स ही नहीं ले रहे, तो आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप चले जाओ यहां से। जो जमींदारी एबॉलिशन एक्ट, सबसे पहला एक्ट है 1950 का लैंड रिफॉर्म्स में, आई गेस 49, आई डू नॉट रिमेंबर द राइट ईयर। फर्स्ट एक्ट वाज जमींदारी एबॉलिशन एक्ट, कि हम टैक्स ही नहीं ले रहे जी किसानों से, आप ऋण मुक्त हो गए, बेनिफिट किसान की जेब में 4 पैसे गए। अब वो क्या करेगा उस पैसे का? आप सोचो गवर्नमेंट की क्या नीति होंगी। किसान ने कहा यार मेरे पास ना पैसा आ गया, गवर्नमेंट ने तो लिया नहीं, मेरे ना एग्रीकल्चर, और साथ में जमींदार को हटा दिया बीच में से, टैक्स नहीं लिया, जमींदार हटा दिया, साथ में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। जो किसान आज तक जमींदार के लैंड पे खेती कर रहा था, उसको उठा के जमीन दे दी आपने, लैंड सीलिंग एक्ट लगाया, जमींदार से सरप्लस लैंड भी ले ली, उसको बोला तू टैक्स भी मत कलेक्ट कर, जो सरप्लस लैंड है वो बेचारे गरीब किसान के हाथ में रख दी। और गरीब किसान ने देखा जमीन मेरी, मेरे पास पैसा भी बच जाता है, उसने राइट इट डाउन, कैपिटल फॉर्मेशन में पैसा खर्च किया। व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमी?
कैपिटल फॉर्मेशन इज, किसान ने देखा मेरी जमीन में एग्रीकल्चर में अगर एक कैनाल आ जाए तो मेरी खेती डबल हो जाएगी, मैं 4 फर्टिलाइजर भी डाल दूं, एक हाई यील्डिंग वैरायटी सीड भी लगा दूं तो फूड प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, मेरा जेब खर्च बढ़ जाएगा, सॉरी मेरी इनकम बढ़ जाएगी। तो किसान की इनकम बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, लैंड सीलिंग एक्ट, जमींदारी एबॉलिशन एक्ट, और जमींदार को फार्मलेस लैंडलेस लेबर को या लैंडलेस फार्मर को उठा के जमीन दे दी। उसने कैपिटल फॉर्मेशन में पैसा खर्च किया, यही तो था ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए लैंड रिफॉर्म्स होने बहुत जरूरी थे, इसलिए हिंदुस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन वहीं पर आया जहां पे लैंड रिफॉर्म्स हुए। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहां पे लैंड रिफॉर्म्स फेल हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं और कल को हथियार उठा के नक्सलाइट बनेंगे। तो फेलियर ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स इज रिजल्टेड इन द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म इन द नेशन। ये होता है अगर आप सोशल जस्टिस नहीं दोगे, अगर आप इकोनॉमिक जस्टिस नहीं दोगे, लोग हथियार उठा लेंगे। डेमोक्रेसी में हथियार उठाना आसान है क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा ऑपरेस्ड नहीं होती है, टॉलरेंट सरकार होती है डेमोक्रेसी में। तो अगर लोग नाराज हैं वो हथियार भी उठा लेंगे, एक दिन गालियां देंगे, तीसरे दिन हथियार उठा लेंगे। तो मींस नक्सलिज्म का राइज लैंड रिफॉर्म्स के साथ। तो हमने इस तरह से चीजों को कवर करना है। तो हमने सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस देने के लिए लैंड रिफॉर्म्स किया, हमने एग्रीकल्चर की आउटपुट बढ़ाने के लिए लैंड रिफॉर्म्स किया, हमने एग्रीकल्चर में कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स किया, हमने देश के अंदर फूड सिक्योरिटी 1947 में ब्रिटिश हिंदुस्तान पूरी दुनिया में भीख मांगता था फूड ग्रेन की, क्योंकि खाना नहीं था देश के पास। अमेरिका से हम अनाज इंपोर्ट कर रहे थे अंडर द लॉ, पब्लिक लॉ 480, PL 480, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे बहुत फेमस हुआ था PL 480, पब्लिक लॉ 480 के तहत अमेरिका हिंदुस्तान को अनाज देता था, हिंदुस्तान के पास अनाज के लिए पैसे भी नहीं होते थे, तो अमेरिका उधार पे हमको खाना खिला रहा था। और उस देश के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, लैंड रिफॉर्म्स हुए, सब कुछ सक्सेसफुल हुआ। आज हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट तो दूर की बात है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया को, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आया। क्यों आया? लैंड रिफॉर्म्स की वजह से। तो लैंड रिफॉर्म्स के मुख्य अंग, जमींदारों से लैंड लेके किसानों को दे दो, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी इंटरमीडियरीज, लैंड सीलिंग एक्ट, लैंड टीनेंसी एक्ट। टीनेंसी, मैं हूं यहां पे, मेरे बहुत सारा लैंड हिमाचल में रखा हुआ है, अब वो लैंड पे कल्टीवेशन के लिए कोई नहीं है, मैंने एक किसान के साथ एग्रीमेंट साइन किया, आप इस लैंड पे रहो और इस पे खेती करते रहो, जो पैदा हो जाए उसका 10%, 20%, 30% मुझे देना, 70% आप ही रखो, इसमें लगातार जरा इनपुट डालते रहना, फर्टिलाइजर डालते रहना, मैक्सिमम इनपुट करो, तुम्हारा ही ज्यादा फायदा है, 70% तो तुम ही रख रहे हो, तुम्हारा फायदा ज्यादा है। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी हो गया। लैंड टेनेंसी एक्ट, टेनेंसी एक्ट इसलिए कि एक्ट साइन होगा, एक एग्रीमेंट साइन होगा, मैं किसान को ऐसे ही धक्के मार के कभी बाहर ना निकाल दूं, उस बेचारे ने लाखों रुपए से कैनाल खर्च कर, कैनाल पे इन्वेस्ट करके मेरी खेत तक कैनाल लेकर आया था, कल को मैंने उसको भगा दिया, कैनाल रख ली, तो उस बेचारे के तो पैसे खराब हो गए, करियर खराब हो गया। मींस उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देना पड़ेगा, 10 साल से पहले मैं हटा नहीं सकता, रेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो इस तरह से लैंड टेनेंसी, उससे कितना मैंने पैसा लेना है हर साल के बाद वो लिखित में होगा, इतना पैसा दे रहा है ये मुझे, लैंड टेनेंसी एक्ट। तो इस तरह से एक्ट बनाए गए, ये सीरीज ऑफ एक्ट को बोला गया लैंड रिफॉर्म्स। इसमें और नया क्या किया जा सकता है? धीरे धीरे एक लैंड जमींदार से लेके किसान को पहली बार मिली है देश के अंदर। 1951 में आपने जमीन दे दी, 1975 में उसके 3 बच्चे थे, वो बड़े हो गए, उन्होंने आपस में लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसान पे 5 एकड़ था, 3 बच्चों में 1.5 एकड़ बढ़ गया, 2000 तक आते आते उनके भी 3-3 बच्चे हो गए, तो जो 1.5 एकड़ था वो सन 2000 में आधा एकड़ की 9 प्रॉपर्टियां होंगी। तो मींस लैंड डिवाइड होना शुरू किया। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, छोटे छोटे टुकड़ों में लैंड बट गया, जिसकी वजह से आज एक परिवार 0.5 एकड़ ऑफ लैंड या हेक्टेयर ऑफ लैंड पे काम कर रहा है, जो 1950 में जब उनके दादा को मिला था तो वो 5 एकड़ था। तो मींस टाइम के साथ किसान गरीब हो गया, उसी खेत के ऊपर जहां 1950 में एक परिवार का गुजारा होता था 5 एकड़ में, उसी लैंड के ऊपर 2000 के ऊपर 9 परिवार का गुजारा होता है, 0.5 हेक्टेयर है। रूरल पॉवर्टी हुई है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग से। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड रूरल पॉवर्टी का बहुत गहरा रिश्ता है। तो लैंड रिफॉर्म जरूरी है। अब कौन सा लैंड रिफॉर्म कर तो दिया था,
अब लैंड रिफॉर्म हुआ, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, इकट्ठा करो, जमीन को इकट्ठा करके खेती करो, कोऑपरेटिव फार्मिंग करो। कोऑपरेटिव फार्मिंग, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो। 9 भाई जो अलग अलग खेत के ऊपर काम करें, 0.5 हेक्टेयर का खेत है, किसी को कोई बेनिफिट नहीं होगा, जो भी सामान खरीद के लाओगे, फर्टिलाइजर, सीड महंगा होगा, 9 के 9 दोस्ती कर लो, इकट्ठे होकर सामान खरीदो, होलसेल में, बल्क में सस्ता पड़ेगा। कोऑपरेटिव फार्मिंग इज द एरा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। चिप्स मेकिंग, लेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, उनको आलू उगा के दो, 100% आपकी मार्केट सिक्योर है, वो रोज आपसे आलू खरीदेंगे। पोटैटो फार्मिंग, और साथ में आपको पैसा देंगे कि हमको इस ब्रीड का इतना बड़ा पोटैटो उगा के दो, आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी साइंटिफिक फार्मिंग करने के लिए, वो पैसा देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का टाइम, ये भी लैंड रिफॉर्म है। तो कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ये अब जाके चला है। कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ये लेटेस्ट लैंड रिफॉर्म्स है कि जो लैंड जिसको मिल गया है वो अब जो कागजों में लिखा है, जो खो जाते हैं, पटवारी से खो जाते हैं, या हिमाचल के अंदर तो इतना सारा पटवारी कल्चर नहीं है, पंजाब हरियाणा में देख लो, पटवारी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफिसर एंड वन ऑफ द मोस्ट करप्ट ऑफिसर। तो वो क्या करेगा, लैंड रिकॉर्ड में हेर फेर करना, लोगों से पैसे कमाना। तो धीरे धीरे कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, पटवारी कल्चर में जो पैसे का लेन देन है पंजाब हरियाणा में, वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो वी नीड डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। मोर ओवर, मेरा लैंड रिकॉर्ड एक के कागज में रख के मैंने रखा और वो 50 सालों में खो गया, खत्म हो गया, कंप्यूटर में स्टोर करके रखा हुआ है, सरकार को पता है ये लैंड किसका है। तो कल को एक्वायर करना है लैंड, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है लैंड किसका है, किससे पूछे जाके कि रोड जाने वाली है, ये लैंड किसका है। तो डिजिटल अगर लैंड के रिकॉर्ड्स होंगे तो सरकार नेट पे देख लेगी, कंप्यूटर पे देख के उसको फोन करके पूछ लेगी, भाई हमें आपका लैंड चाहिए। तो डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड, फॉर सेलिंग एंड रीसेलिंग ऑफ लैंड। तो इस तरह से लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो ये नए सेट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स है, इसलिए लैंड रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये इवॉल्व होते हैं रिफॉर्म्स। ऑलराइट, तो ये सारा जो है ये लैंड रिफॉर्म्स के बारे में मैंने बताया। इनकी जो माइक्रो डिटेल है, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन इन शीट्स। जो आपके एक्ट्स हैं, 1972 में कौन सा आया, 76 में कौन सा आया, 61 में कौन सा आया, या 51 में कौन सा एक्ट आया हिमाचल के अंदर लैंड रिफॉर्म्स को लेके, वो सब कुछ आपकी शीट्स में है, उनको हैंड आउट को पढ़ो, आपको समझ आएगा। ऑलराइट जी, ये एक डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इकोनॉमिक सर्वे का। अब देखो जी, एक ये अलग अलग कैटेगरीज ऑफ फार्मर है, आपका ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है, टाइप्स ऑफ फार्मर ऑन द बेसिस ऑफ द लैंड साइज। एक फार्मर है जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, ऐसे फार्मर को बोला जाता है मार्जिनल फार्मर। आप देखो, मार्जिनल फार्मर, 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, ये मार्जिनल फार्मर, आप देखो 71% मार्जिनल फार्मर, 71% मींस 71% फार्मर के पास 1 हेक्टेयर जमीन नहीं है। ये किसान तो बेचारा गरीब ही रहने वाला है। इसलिए बाकी एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स जो मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीकल्चर बताया वो जरूरी है, एनिमल हस्बेंड्री जरूरी है, क्योंकि ये बेचारा 1 हेक्टेयर से कितना उगा लेगा। सेकेंड टाइप ऑफ फार्मर, स्मॉल फार्मर, इसके पास 17% ऑफ लैंड है पूरे हिमाचल में। तो मींस 1 से 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर तो कुछ भी नहीं होता। तो ये फार्मर जो 71 + 17 तकरीबन 88-89% जो फार्मर है, इट विल लिव इन पॉवर्टी, क्योंकि साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज वेरी स्मॉल विच इज अनसस्टेनेबल टू रेज हिज फैमिली। तो इसलिए जो पॉवर्टी ऑफ फार्मर्स है, इट इज रिलेटेड विद द लैंड साइज, इसलिए लैंड रिफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कोऑपरेटिव फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपकी शीट्स में दे रखा है, नए टाइप की फार्मिंग है। अब कुछ नहीं कर सकते, इनके पास जमीन कम है, सरकार नई जमीन कहां से दे। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हमने धीरे धीरे एग्रीकल्चर के एरिया को इंक्रीज किया। अब हिमाचल में मैक्सिमम एरिया इज अंडर एग्रीकल्चर, जो हो सकता था। जिस एरिया की, जिस क्षेत्र की कल्टीवेशन की क्षमता थी, वो एक्सप्लोर हो चुका है। अब सरकार काम करेगी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, कि एक खेत से अगर 100 किलो अनाज होता था, कुछ ऐसा करो उसी खेत से, खेत तो बढ़ा नहीं सकते, हिमाचल के पास जमीन लिमिटेड है, तो उसी खेत से 100 की जगह 200 किलो अनाज पैदा हो, क्योंकि आज नहीं 10 साल के बाद जनसंख्या डबल हो जाएगी, उसको कहां से खाना खिलाओगे। इसीलिए इकोनॉमी में वी नीड रेगुलर ग्रोथ।
वी नीड रेगुलर ग्रोथ, क्योंकि लोगों को खाना खिलाना है आपने, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है आपने, तो वी नीड ग्रोथ इन द इकोनॉमी, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। तो इसलिए आपको लगातार इसी एग्रीकल्चर लैंड की प्रोडक्टिविटी पे काम करना है। इसलिए सरकार हाई यील्डिंग वैरायटी, ध्यान से सुनो, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स, बेहतर से बेहतर फर्टिलाइजर या बेहतर से बेहतर इरिगेशन फैसिलिटी देने की कोशिश कर रही है, ताकि 100 के 200 किलो हो जाए सेम फील्ड से प्रोडक्टिविटी। ऑलराइट, तो अगर इन 88-89% फार्मर की पॉवर्टी को मिटाना है, तो मींस अगर इनके खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी जाए, तो ये अगर इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी जाए तो मींस कि इनकी इनकम डबल हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द प्रोडक्शन, इनकी प्रोडक्शन बढ़ गई, इनके पैसा बढ़ गया। साथ में इनको बोला आप थोड़ी सी बकरियां पाल लो, या आप साथ में गाय पाल लो, दूध की जो रिक्वायरमेंट है मार्केट से खरीदते हो खुद ही अपने पास रख लो, दूध को कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में भी बेचा करो। सरकार कहती है हमने कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनवा तो दिया आपके लिए, हिम मिल्क फेड, उनको दूध बेचो अपना। तो रोज आप 10 किलो दूध बेच रहे हो, साथ में खेती करोगे, आपके परिवार को जितने पैसे की आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी। तो डाइवर्सिटी इन द एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज करो। अच्छा जी, अगर आपको डेयरी फार्मिंग नहीं करनी, गांव के 10 किसान मिलके एक पॉन्ड खोद दो, फिशरी करो, 10 के 10 का पैसा लगवाओ, सब मिलके फिशरी करो और फिशेस को बेचो, उससे पैसा कमाओ, एलाइड एक्टिविटी। खेती के साथ सारे किसान मिलके सेरिकल्चर कर लो। तो दिस इज द एरा ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसके ऊपर पढ़ लेना जिनको नहीं पता कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है। साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, दीज आर द 2 मेजर रिफॉर्म्स विच इज रिक्वायर्ड इन द इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश। कल को एसडीएम बन जाओगे, इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट भी करना। कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसकी तरफ बढ़ावा देना। इसी से ही कल को हिमाचल में लोगों की इनकम बढ़ सकती है, रूरल पॉवर्टी इसी से रिड्यूस होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, कुछ किसान जो इनसे थोड़े से बड़े हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन से ज्यादा है, ऐसे किसानों को बोला जाता है सेमी मीडियम फार्मर। ऐसे किसानों की मात्रा मात्र 8% है। तो ये थोड़े से स्मॉल मीडियम फार्मर है। इनसे ऊपर जो लार्ज फार्मर है वो मात्र इतनी संख्या में है, 0.03%। तो ये फार्मर जिनके पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है, ये फार्मर बहुत कम है, अमीर फार्मर है, लेकिन इनकी जनसंख्या बहुत कम। ऑलराइट, इस तरह से हमने देखा अलग अलग कैटेगरीज ऑफ फार्मर है। ऑलरेडी आपका पेपर में क्वेश्चन आ गया, इस चार्ट से फॉलो हो जाता है। डन जी। तो लैंड रिफॉर्म्स के मैंने आपको सारे एरियाज बता दिए, ये सारे प्रकार के लैंड रिफॉर्म्स होते हैं। अच्छा, अब एग्रीकल्चर के अंदर आपको मैंने ये बस चार्ट इसलिए दिखाना है सो दैट यू कैन गेट अ फेयर आइडिया, और आपके पास कुछ एक कंटेंट हो इस साल के इकोनॉमिक सर्वे का है कि किस प्रकार से आपने डेटा को कोड करना है। थोड़ा सा ही चेंज होता है हर इकोनॉमिक सर्वे में डेटा। इस डेटा को अगले साल 2 साल बाद भी कोड करोगे चल जाएगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगी। ऑलराइट, जैसे राइस की प्रोडक्शन कम है एज कंपेयर टू मेज एंड वीट। वीट की देखो, क्योंकि वीट जो है ये सब ट्रॉपिकल और कम पानी वाली क्रॉप है। हिमाचल में मैंने आपको बताया था इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, ठंडी जगहें हैं, बहुत ज्यादा राइस कल्टीवेशन नहीं होगा। लोअर फुट हिल्स ऑफ शिवालिक में राइस कल्टीवेशन है बस, उसके अलावा राइस कल्टीवेशन नहीं होगी, जो लोअर सब हिल्स ऑफ शिवालिक है। वीट कल्टीवेशन है क्योंकि ठंड को बियर कर लेता है, पानी भी ज्यादा नहीं मांगता। आप देखो वीट कल्टीवेशन एंड मेज कल्टीवेशन ऑलमोस्ट सेम है। ग्रैम्स आप देखोगे पल्सेस, इनकी कल्टीवेशन है। रागी, मिलेट, ये मोटा अनाज है, ये ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं। कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे मिलेट कल्टीवेशन ज्यादा होती है, गर्म इलाके की क्रॉप्स हैं। हिमाचल में ज्यादा नहीं होंगी। हिमाचल में देखो हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल्स, सी प्रोडक्शन अच्छी प्रोडक्शन है एज कंपेयर टू फूड ग्रेन, उतना ही ऑलमोस्ट बराबर। पोटैटो हिंदुस्तान के हर कोने में उगाया जाएगा। लाहौल स्पीति जहां कुछ नहीं होगा, पोटैटो एंड पीस ये तो जरूर हो जाएंगे। तो हिमाचल में फूड ग्रेन प्रोडक्शन और आपके हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन के ये सामने डेटा। ऑलराइट, तो ये आप देख सकते हैं। साथ में आप हॉर्टिकल्चर देखो। चलो इससे पहले अगर हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स फार्मिंग करनी है तो हमें देखना है हिमाचल में किस प्रकार का फ्रूट लग सकता है। तो आप देखिए हिमाचल के अंदर, मैं फिर से हिमाचल में ज्योग्राफिकल, चलो यहाँ पे मैप है अपने पास, ज्योग्राफिकल मैप देख लेते हैं। आपके समक्ष है जो ब्राउन कलर का एरिया है
दीज आर दी हाई ऑल्टीट्यूड, ये आपको पता ही है। हाई ऑल्टीट्यूड में हॉर्टिकल्चर वाइज टेम्परेट फ्रूट्स लगाए जा सकते हैं। तो टेम्परेट फ्रूट्स के अगर जो एरिया होंगे, ये सारे जो एरिया हैं ये सारे आपके टेम्परेट फ्रूट्स के एरियाज हैं। इन टेम्परेट फ्रूट्स के एरियाज में अगर आप देखोगे तो एप्पल, कीवी, स्ट्रॉबेरी, चेरी, ड्राई फ्रूट्स, ये सारे टेम्परेट फ्रूट्स हैं। अगर आप लोअर वाली साइड पे देखोगे, जहां पे ये वाली बेल्ट है, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, लोअर पार्ट ऑफ कांगड़ा, सिरमौर, सोलन, यहाँ पे टेम्परेट फ्रूट लग सकते, ट्रॉपिकल फ्रूट लग सकते हैं। कौन से जी? मैंगो लगाओ ना यहाँ पे, लीची लगाओ यहाँ पे, ट्रॉपिकल फ्रूट्स, बनाना फार्मिंग, ट्रॉपिकल फ्रूट। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों फ्रूट्स हिमाचल में होते हैं। हिमाचल इज द एप्पल बाउल ऑफ द नेशन। एप्पल फार्मिंग सबसे ज्यादा है। ब्रिटिश हिंदुस्तान में एप्पल लेकर आए और हिमाचल में एप्पल कल्टीवेशन किया। आज भी हमारे मेजॉरिटी ऑफ द सीड्स आर फ्रॉम ब्रिटेन, सॉरी यूरोप। अलग अलग प्रकार का, स्विट्जरलैंड का एप्पल है, इटाली का एप्पल है, ब्रिटेन का एप्पल है, तो अलग अलग प्रकार के एप्पल हिंदुस्तान में अब आ रही है। ठीक है, तो एप्पल फार्मिंग तो टेम्परेट, क्योंकि टेम्परेट क्रॉप है, टेम्परेट एरियाज हैं, अधिक हैं, यहाँ पे एप्पल फार्मिंग हो सकती है। ये देख सकते हैं आप कि लोअर हिल्स में अगर आप देखेंगे नेचर ऑफ द फ्रूट्स, मैंगो, लीची, गुआवा, ये सारे प्लम, ये सारे फ्रूट्स हैं। मिड हिल्स में अगर आप देखोगे चेंज हो जाते हैं फ्रूट्स, यहाँ पे कीवी आ जाता है, वॉलनट आ गया। अगर अपर एरियाज में देखोगे तो आपके एप्पल आ चुके हैं। एप्पल के भी अलग अलग ऑल्टीट्यूड है। लोअर शिमला का भी एप्पल है, अपर शिमला का भी एप्पल है, किन्नौर का भी एप्पल है। तो हर जगह के एप्पल की वैरायटी, क्वालिटी में डिफरेंस है, क्योंकि टेम्परेचर, क्लाइमेट में डिफरेंस है। तो क्लाइमेट ड्राइव करेगा क्वालिटी ऑफ योर एप्पल, आपकी सीड ड्राइव करेगा क्वालिटी ऑफ योर एप्पल, कौन से टाइप का एप्पल, कौन सी ब्रीड का एप्पल लगाया है। अब देखो गवर्नमेंट की स्कीम्स कैसे बनती है। अगर हॉर्टिकल्चर में एप्पल की प्रोडक्शन देखोगे, हॉर्टिकल्चर में डोमिनेट कर रहा है एप्पल प्रोडक्शन बाकी क्रॉप के कंपैरेटिवली, बाकी फ्रूट्स के कंपैरेटिवली। ठीक है, टेम्परेट फ्रूट ज्यादा है। अदर टेम्परेट फ्रूट अगर एप्पल के कंपैरेटिवली देखो 400 प्लस अगर एप्पल है तो 27 के आसपास बाकी फ्रूट्स है। तो एप्पल इज द डोमिनेंट फ्रूट अमंग ऑल अदर फ्रूट्स ऑफ हिमाचल। ये कुछ एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपकी शीट्स में भी दे रखी है, कहीं पे कोट करने के लिए आपके लिए काम आ जाती है। फ्लोरिकल्चर का क्या डेटा है, कितनी एरिया अंडर फ्लोरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर में क्वेश्चन आएगा फ्लावर फार्मिंग में, तो ये एक्यूरेट डेटा आप उठा के डाल सकते हो, इसीलिए ये दिया गया है। अच्छा, आपके हॉर्टिकल्चर में क्वेश्चंस देख लो। फ्लोरिकल्चर में इंडिपेंडेंटली 4 या 8 नंबर का सवाल आ सकता है। आपके हॉर्टिकल्चर में पहले भी सवाल आ चुके हैं, ऑलरेडी आपके नोट्स में वो सवाल दिए हुए हैं, उनके क्रॉसपॉन्डिंग ऑलमोस्ट नोट्स फॉर्म में आंसर भी दिया हुआ है। तो हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन आ सकता है। क्या इंपेडिमेंट है हॉर्टिकल्चर के, वो भी दिए हुए। कौन से फैक्टर ने जो हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया है, वो भी दिया हुआ है। हॉर्टिकल्चर के बेनिफिट क्या है, वो भी आपकी शीट्स के अंदर दिया हुआ है। तो इनको आप एक बार पढ़ लीजिए, मैंने एक अच्छा सा फ्रेमवर्क आपके समक्ष रख दिया। अच्छा, अब हॉर्टिकल्चर की स्कीम्स को कैसे समझना है उसको देख लीजिए, ये सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप स्वयं देख लेंगे। हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर दोनों का मैं बता देता हूँ, स्कीम को पढ़ने का तरीका क्या होता है। अगर तो क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट आर द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल टू प्रमोट द हॉर्टिकल्चर, वर्ड यूज कर दिया टू प्रमोट द हॉर्टिकल्चर, उस टाइम पे आप जनरल एग्रीकल्चर की स्कीम नहीं लिखेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनो, जनरल एग्रीकल्चर की स्कीम नहीं लिखेंगे। आप पहले हॉर्टिकल्चर वर्ड को डिफाइन करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे 3-4 लाइन में। जी, हॉर्टिकल्चर का मतलब फ्लावर फार्मिंग भी है, एरोमेटिक प्लांट्स भी है, फ्रूट फार्मिंग भी है। इन सब के लिए अलग अलग प्रकार के डिसीजन लिए गए हैं। पॉली हाउस योजना इसीलिए हॉर्टिकल्चर के लिए ली गई है, ताकि एक कंड्यूसिव टेम्परेचर बनाया जा सके, वहां पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो किया जा सके, फ्लावर्स को ग्रो किया जा सके। एंटी हेल नेट लगाए ताकि फसल ना खराब हो जाए। आपकी मशरूम के लिए अलग स्कीम है, फ्लोरिकल्चर के लिए अलग स्कीम है। तो इस तरह से हर टाइप के हॉर्टिकल्चर के लिए, एरोमेटिक प्लांट्स के लिए अलग स्कीम है, एप्पल के लिए अलग स्कीम है। तो हॉर्टिकल्चर की स्कीम अगर पूछे तो ये वाली लिखोगे। जनरल फूड की स्कीम बोल दी तो आप लिखो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और एग्रीकल्चर के जो अलग अलग स्कीम है। अब स्कीम को कैसे अप्रोच करना है, आपके इकोनॉमिक सर्वे में सारी दी है, मैंने नोट्स में भी दी है, लेकिन उनमें एक तालमेल है। आपसे अगर हॉर्टिकल्चर की स्कीम पूछा जाए तो आपने बताना है एरिया वाइज, अलग अलग डोमेन वाइज, फ्लावर की कौन सी, इसकी कौन सी, उसकी कौन सी। अगर एग्रीकल्चर पूछा तो आपने दिमाग में रखना है, सबसे पहले एग्रीकल्चर में लैंड बहुत जरूरी है, तो लैंड रिफॉर्म्स वाली स्कीम आपको लिखने की जरूरत नहीं, लैंड रिफॉर्म्स हो चुके हैं, तो लैंड के ऊपर स्कीम बनेगी। स्कीम अगर कोई फर्टिलाइजर बनी हुई ऑलरेडी, फर्टिलाइजर के ऊपर
या पर्टिकुलरली मैं बोलूं सॉइल के ऊपर जो स्कीम बनेगी वो लिख लेना, वो मैंने दी हुई है, सॉइल हेल्थ कार्ड या फर्टिलाइजर के यूसेज के ऊपर जो स्कीम है वो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आएगा। और क्या क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ लिया जी इसी के अंदर और कैसी स्कीम है, आपको पता है एग्रीकल्चर का डिटर्मिनेंट याद करो, इरिगेशन एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, तो स्कीम डिटर्मिनेंट पे होगी। इरिगेशन के लिए 4 प्रकार की स्कीम है, चाहे लिफ्ट इरिगेशन है, सोलर पंप वाली स्कीम है, ठीक है, अलग इरिगेशन फैसिलिटी है। इरिगेशन की स्कीम्स एक साथ लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ लिया, कुछ नहीं पूछा, इरिगेशन की स्कीम पूछ ली 4 नंबर में, लिख दो 4 स्कीम। अगर पूछा एग्रीकल्चर की स्कीम, आप बताओ भाई एग्रीकल्चर की स्कीम ना 3-4 टाइप से होती है, एक तो सॉइल के लिए स्कीम, एक इरिगेशन के लिए स्कीम, एक आपको पता है सीड से रिलेटेड स्कीम होती है, तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, ये स्कीम दे रखी है ऑलरेडी आपके नोट्स में मेंशन्ड है। तो ये डोमेन वाइज आप निकालना शुरू करो। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, तो मार्केटिंग की स्कीम एक साथ याद कर लो ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। इंश्योरेंस के लिए क्या किया है, इंश्योरेंस की स्कीम। क्रेडिट के लिए क्या किया है, क्रेडिट की स्कीम। आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या किया है, वो स्कीम। तो इस तरह से आपने डोमेन वाइज, कैसे, डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीकल्चर दिखा देता हूं मैं फिर से आपको, ये देखो डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीकल्चर पे स्कीम पढ़नी है आपने, कि रेनफॉल को इरिगेशन से कॉम्पनसेट किया, टेम्परेचर को इन्होंने पॉली हाउस से कॉम्पनसेट किया, सॉइल के लिए स्कीम है ना, इरिगेशन, सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इनकी स्कीम, एक्सटेंशन के लिए क्या स्कीम, इंश्योरेंस के लिए क्या स्कीम, मार्केटिंग के लिए क्या स्कीम, क्रेडिट फैसिलिटी के लिए क्या स्कीम। तो एग्रीकल्चर की स्कीम को इन दायरों में पढ़ना जरूरी है, आपकी होलिस्टिकली कवर हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि इन्हीं एरियाज में स्कीम क्यों बनाई है, क्योंकि यही तो थे डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर को चढ़ा रहे थे, चला रहे थे, तो इनके ऊपर ही तो स्कीम बनाई जाएगी इन फ्यूचर। ऑलराइट, चलो जी नेक्स्ट पार्ट, ये एग्रीकल्चर के ऊपर था। अब आ जाओ एलाइड एक्टिविटीज। एलाइड एक्टिविटीज मुख्य तौर पे मैंने आपको बता दी, हर एलाइड एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम बनाएगी। स्कीम बनाने के तरीके समझ लो, इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी एलाइड एक्टिविटी है उसकी स्कीम इन डोमेन में बनेगी, उस एनिमल, जनरली एनिमल के साथ जो रिलेटेड है, एनिमल हेल्थ एंड डिजीज के ऊपर स्कीम बनेगी। क्यों बनेगी वो मैं बताता हूं, ब्रीडिंग के ऊपर बनेगी, फीड एंड फोडर, चौथा इज मार्केटिंग। एग्जाम्पल यहां मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं जी, एनिमल हस्बेंड्री, मान लो डेयरी के लिए स्कीम बनाई, गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई, आपने सुना है दूध गंगा योजना, ऑपरेशन फ्लड, जो मैंने ज्योग्राफी में आपको पढ़ा चुका, ऑपरेशन फ्लड, कि भाई हिमाचल के अंदर हम दूध की इतनी प्रोडक्शन कर देंगे कि लोगों को रोजगार मिलेगा, ऑब्जेक्टिव रोजगार मिलना और दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाना। क्यों, क्योंकि भाई जनसंख्या बढ़ रही है, पीने के लिए प्रोटीन डाइट है, दूध जरूरी है। तो एज अ कंज्यूमर, मेरे जैसा कंज्यूमर जो चंडीगढ़ शहर में रह रहा है, उसको दूध मिलना जरूरी है। दूसरा, किसान जो दूध उगाए, दूध प्रोड्यूस करे, उसको पैसा भी मिल जाएगा उससे, तो उसकी एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी होगी इनकम में, इसलिए दूध गंगा योजना। अब मैंने दूध की प्रोडक्शन बढ़ानी है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक ऐसी गाय लूंगा जो 10 की जगह 30 किलो दूध देगी। तो मैं किस पे काम करूंगा रिसर्च में, R&D होगी ब्रीडिंग के ऊपर, कि जर्सी गाय लेनी है कि देसी गाय लेनी है, राठी की ब्रीड की लेनी है कि सानीवाल ब्रीड की लेनी है, कौन सी गाय लेनी है, और किसका बेस्ट न्यूट्रिशियस दूध होगा, क्वांटिटी और क्वालिटी किसकी ज्यादा होगी। तो क्या होनी चाहिए, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, तो अच्छी क्वालिटी में जेनेटिक्स चाहिए आपको। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान में ट्रॉपिकल कंट्री होने से गाय भैंस को बीमारियां बहुत लगती है, फुट एंड माउथ एंड फुट डिजीज बहुत कॉमन है, तो आपको वेटनरी हॉस्पिटल्स खोलने पड़ेंगे, वेटनरी डॉक्टर्स रखने पड़ेंगे। इसलिए वेटनरी साइंसेस क्यों बढ़ावा देती है, क्योंकि आपकी डायरेक्टली अलाइड एक्टिविटीज के साथ लिंक होती है। आप देखो गवर्नमेंट जो काम करी क्यों ये करती है, टूरिज्म को प्रमोट करना है, होटल मैनेजमेंट के कॉलेजेस खोल दिए गए कि टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए पढ़ा लिखा स्टाफ कहां से मिलेगा, होटल मैनेजमेंट। होटल्स को मैनेज कौन करेगा टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। ऐसे ही अगर आपको गाय और भैंस की बीमारियां कम करनी है, लगातार सपोर्ट देना है मेडिकल लेवल में, यू विल रिक्वायर डॉक्टर्स, इसलिए हॉस्पिटल खोलने पड़ेंगे वेटनरी के, इसलिए गवर्नमेंट इतने सारे वेटनरी पे पैसा खर्च करेगी। दूसरी बात, अब वेटनरी पे पैसा खर्च किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड किया, अब इनको अच्छी क्वालिटी का खाना भी तो खिलाना पड़ेगा गाय को। अच्छी ब्रीड लेने से क्या फायदा होगा, पेम्पास के ग्रासलैंड है अर्जेंटीना में, वहां बेस्ट क्वालिटी ऑफ दूध देती है गाय, क्योंकि टेम्परेट ग्रासेस खाती हैं। ग्रासेस का नाम है, एक ग्रास होती है अल्फा, अर्जेंटीना की ग्रास है, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ग्रासेस,
इनको खाएगी शीप तो बेस्ट क्वालिटी का वूल देगी, इनको गाएगी गाय तो बेस्ट क्वालिटी का दूध देगी। तो मींस फोडर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो गवर्नमेंट फोडर के ऊपर भी स्कीम बनाएगी, उत्तम चारा योजना इसीलिए बनाई है गवर्नमेंट को। क्या मतलब चारे से? क्योंकि दूध गंगा को सपोर्ट करना है। आप देखो फाइनल दूध गंगा, गाय को अच्छा खाना खिलाना, गाय को डॉक्टर को दिखाना, गाय अच्छी ब्रीड की होना, क्यों? मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना था। फाइनल ऑब्जेक्टिव इज मिल्क प्रोडक्शन। ये सारे अरेंजमेंट हैं उसके लिए। तो ये सारे इन सारी स्कीम में कनेक्शन। अच्छा, दूध की प्रोडक्शन बहुत हो गई, अब किसान बैठा हुआ 30 किलो दूध लेके, कोई खरीदारी नहीं था, तो एक एजेंसी बनाई कोऑपरेटिव सोसाइटी। पढ़ लेना कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है। इन्होंने क्या किया, अभी जो हिम मिल्क फेड है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इतनी सारे किसान उसके साथ जुड़े हैं। उन्होंने क्या किया, गांव के गांव से दूध को प्रक्योर किया, हजारों लीटर लाखों लीटर दूध प्रक्योर किया, सबका फायदा प्रक्योर किया। यहाँ पे मिल्क प्लांट लगाया, मिल्क प्लांट में दूध को पैकेट में डाला, प्रेशराइज करके 3 दिन तक शिमला में पहुंचा दिया, बिक रहा है आराम से। 2-3 दिन की एक्सपायरी होती है। उन्होंने कहा सारे दूध से दूध ही क्यों बनाना है, घी बना दो, थोड़े से चीज बना दो, क्रीम बना दो और कर्ड बना दो। तो दूध के मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन गए। ये काम कहां हुआ? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। लोगों को रोजगार मिला है उस इंडस्ट्री में। तो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री ड्राइव हुई, इंडस्ट्री से इंप्लॉयमेंट जनरेशन हो गई। इसलिए एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई इट हैज बीन कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। स्पाइन है इकोनॉमी का, रोजगार पैदा करेगा। तो आपने कनेक्शन के साथ चीजों को समझना है। आपने डिपार्टमेंटलाइज कंपार्टमेंटलाइज नहीं पढ़ना होता, आपने कनेक्शन समझना। व्हाई एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना है। किसान की जेब में 4 पैसे आएंगे। आप एक और देखो इकोनॉमी को कैसे किसान चलाता है। 65% ऑफ द हिमाचल पॉपुलेशन इज परस्यूड इन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर। इफ दे विल गेट अ हायर रिटर्न, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एलाइड एक्टिविटी के द्वारा जो किसान आज 10,000 कमाता था वो 50,000 कमाने लग गया अचानक से। क्या करेगा वो 50,000 का? कार खरीदेगा, रेफ्रिजरेटर खरीदेगा, टीवी खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा, बाकी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर देगा। इसलिए हिमाचल में कल मैं बताऊंगा इंडस्ट्रीज क्यों कम है। टेम्परेट एरिया है, ना तो पंखे की जरूरत है, ना एसी की जरूरत है, ना फ्रिज की जरूरत है। आधी रिक्वायरमेंट तो वैसे कम हो गई इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो मींस कि हमने फैसिलिटीज तब होंगे। एक तो क्लाइमेट ड्रिवन है, दूसरा बाकी फैसिलिटी जो किसान को चाहिए थी उसके लिए पैसा नहीं था। आज पैसा आ गया, वो कार भी खरीदेगा। कार खरीदेगा तो कार के पे पेट्रोल भरवाएगा। गवर्नमेंट पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट की आय बढ़ेगी टैक्स लगा के, क्योंकि पेट्रोल की खपत हिमाचल में बहुत कम है, क्योंकि पर्सनल व्हीकल कम है, वो बढ़ जाएंगे कल को। ठीक है, तो इस तरह से इकोनॉमी का पूरा व्हील चलता है। तो इसको समझना जरूरी है कि क्यों एग्रीकल्चर में इनकम आनी जरूरी है। क्योंकि 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर कर रही है, वो गरीब रहेगी, ना तो नया कपड़ा पहनेगी, ना कोई घर का सामान खरीदेगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी नहीं चल पाएगी। उनके पास पैसा आएगा, नया कपड़ा खरीदेगी, रोज कपड़े खरीदेगी, पैसा आएगा तो आपकी गारमेंट इंडस्ट्री चल जाएगी। गारमेंट इंडस्ट्री लगा लो फिर यहाँ पे हिमाचल के अंदर। ठीक है, तो सब कुछ इनकम से रिलेटेड है, फार्मिंग इनकम से। इसलिए फार्मिंग इनकम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो देखो जी, ये सारी जो स्कीम होती हैं, अगर कभी भी कुछ भी पूछ लिया फिशरी के लिए कौन सी स्कीम है, दिमाग में ये फ्रेमवर्क रखो यार, फिशरी के लिए ब्रीडिंग करवाना भी तो जरूरी है। आप देखो उठा के हिमाचल गवर्नमेंट की वेबसाइट, ये मैप मैं लेकर आया हूं, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी हिमाचल। पहली लाइन क्या लिखी है पता है इसमें? खोल के देखना, जून से लेके अगस्त के महीने में फिशरी बैन है। क्यों? ब्रीडिंग सीजन है फिशेस का, वो मल्टीप्लाई नहीं होंगी। आप सारी फिशेस अभी निकाल दोगे, मर जाएंगी फिशेस। अगली जनरेशन को कैसे एक्सप्लॉइट करोगे? तो ब्रीडिंग सीजन में फिशिंग अलाउड नहीं होती, मॉनसून में फिशिंग नहीं करने दी जाती। तो फिशिंग इसलिए, फिशिंग के लिए उन्होंने एक ऑपरेशन बनाया, सिल्क के लिए ये सब मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस है। वूल प्रोक्योरमेंट, क्यों? किसान ने वूल प्रोक्योर बना दी, वूल इकट्ठी कर दी, शीप्स रख ली, उसको निकाल के बेचने के लिए भी तो कोई एजेंसी चाहिए। सिल्क को बेचने के लिए एजेंसी चाहिए, फिशेस को बेचने के लिए एजेंसी चाहिए। इसलिए जो एजेंसीज हैं मोस्टली दे आर कोऑपरेटिव सोसाइटी which will act as the intermediaries between industries and farmers, or sometimes they are themselves the industry. Alright, तो ऐसे चीजों का अप्रोच करो। तो आपने किसी भी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, ये 4 मुख्य पहलू हैं। उनकी हेल्थ पे ध्यान दो, ब्रीडिंग पे ध्यान दो, फूड एंड फोडर चाहे फिश हो, और उनकी मार्केटिंग में चाहे पोल्ट्री हो।
ठीक है जी। तो ये फ्रेमवर्क मैंने आपको दे दिया, इन सबके क्रॉसपॉन्डिंग स्कीम आपकी शीट्स में दी हुई है। ये देखो, हिमाचल प्रदेश मिल्क फेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं, आपने नाम सुना ही हुआ। ये कितने सारे देखो मेंबर्स, देखो 46,000 लोग इसके मेंबर्स हैं, 46,000, इतने सारे किसानों को फायदा, 46,000 फैमिली समझो, अगर फैमिली साइज इंटू 5 है तो आप देख लो कि 2.5 लाख से ज्यादा लोग इससे कनेक्टेड, कि उनकी फैमिलीज को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, इतने सारे, ये तो डायरेक्टली हैं जो दूध वाले इनके साथ जुड़े, फिर इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना, आप और मेरे जैसे लोगों को दूध मिलना, तो सबका बेनिफिट होता है। इसलिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जरूरी है। अमूल मॉडल पढ़ लेना घर जाके एक बार, अमूल मॉडल पे ही ये बनी हुई है। अमूल मॉडल ऐसे ही था, दूध गंगा प्रोग्राम जो आज हम चला रहे हैं, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है जी। लास्ट पार्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब ऑर्गेनिक की बातें क्यों कर रहे हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट समझो। हमने अभी क्या किया, सीड्स हमने यूज किए जेनेटिकली मॉडिफाइड, दूसरा हमने फर्टिलाइजर्स डाले, केमिकल डाल दिया, हमने पेस्टिसाइड यूज किए। तो ये सब के अंदर हमने एक बेसिक काम क्यों किया, ताकि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। तो हमने बोला इन सब के अपने अपने नुकसान हैं। सीड का नुकसान देखो, एक कंपनी आ गई इंडिया के अंदर, उसने बोला मैं आपको बेहतरीन क्वालिटी का गेहूं का एक सीड दूंगी और आप मुझसे सीड खरीदो, आपके गेहूं की प्रोडक्शन डबल। हमने खरीद लिया जी। वो सीड था, नाम सुनो, टर्मिनेटर सीड। टर्मिनेटर, उस सीड से बाकी सीड्स नहीं बनाए जा सकते थे। फसल होगी, फसल से फसल नहीं होगी, वो सीड को उगा के बेचना ही पड़ेगा आपको। मींस टर्मिनेटर कैरेक्टर है, क्योंकि एमएनसी ने बनाया है, उनको पता है किसान ने इस साल खरीद लिया, अगले साल फिर खरीदने मेरे पास आना चाहिए। अगर इसने सीड से सीड बना लिया तो मेरे पास क्या करने आएगा। तो ये होता है कैपिटलिज्म का अगली फेस। उन्होंने टर्मिनेटर सीड बनाया, आपने फसल उगाई, बम्पर फसल हुई, फिर उनके पास अगले साल खड़े हो गए जी और सीड दे दो, बहुत बढ़िया था, पहले वाला तो खत्म हो गया, उससे नया सीड नहीं बन पाया था। टर्मिनेटर इन कैरेक्टर, आपकी डिपेंडेंसी हो गई एमएनसी के ऊपर। नाउ द एग्रीकल्चर हैज बिकम कैपिटल इंटेंसिव। सी द वर्ड जो मैं फार्मर सुसाइड से रिलेट करता हूं, कैपिटल इंटेंसिव। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आपने एग्रीकल्चर को बना दिया था कैपिटल इंटेंसिव। इस कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर की वजह से फार्मर सुसाइड हो रहे थे। तो हमने क्या किया, अब हमारी जगह के बने हुए सीड्स को ही यूज करो। उससे क्या बेनिफिट होगा कि भाई हिंदुस्तान का ओरिजिनल इंडिजिनस सीड यहां के क्लाइमेट के हिसाब से बना है। जो सीड अमेरिका की एमएनसी बना के आई है तो अमेरिका के क्लाइमेट से बना हुआ था, तो वो यहां पे मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात, जो सीड टेम्परेट क्लाइमेट के बन के आगे ट्रॉपिकल में बेचा जा रहा है, उसको तो बीमारियों का पता ही नहीं यहां कौन सी लग जाएंगी। तो सीड कई बार फेल हो जाते हैं, नई बीमारी लग जाती है, जिसके लिए ना किसान ना एमएनसी पहले से ही प्रिपेयर थी, तो प्रोडक्शन खराब हो जाती है। तो मींस यहां का सीड होगा, देखो हर धरती पे चार्ल्स डार्विन ने बोला है हर ऑर्गेनिज्म अपने को जिंदा रखने की कोशिश करेगा, चाहे वो पेड़ ही क्यों ना हो। पेड़ हमेशा अपने को जिंदा रखने की कोशिश करेगा, वो अपने प्रीडेटर से बचेगा। तो मींस अगर किसी पेड़ में पर्टिकुलर किसी टाइप की बीमारी लगती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन के बाद एक ऐसे अपने अंदर से टेक्नोलॉजी विकसित करेगा कि उसमें वो बीमारी लगी नहीं सकती। तो आप हिंदुस्तान का सीड क्यों नहीं लगाते इंडिजिनस? तो सीड शुड बी इंडिजिनस। इंडिजिनस है तो वो ऑर्गेनिक है, वो मल्टी कंपनी से नहीं खरीदा। दूसरा, आप फर्टिलाइजर के नाम पे केमिकल्स के भरे हुए बोरे डालते हो, आप क्यों नहीं हिंदुस्तान के गाय का मेन्योर यूज करते हो, अपने किचन वेस्ट से मेन्योर बना के डालते हो? आप क्यों नहीं फ्रूट्स का जो वेस्ट है, सेरिकल्चर का वेस्ट है, पोल्ट्री का वेस्ट है, इनको मेन्योर के साथ कोलैबोरेट कर देते? तो इस तरीके से आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनिक मेन्योर, फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनिक मेन्योर का इस्तेमाल करना, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है। आप पेस्टिसाइड डालते हो, और हिंदुस्तान में जो लोग एप्पल फार्मिंग करते हैं उनको पता है कि बहुत सारे सैंपल्स यूके के अंदर रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि फाइटोसैनिटरी मेजर्स नहीं पूरे कर पाता। आपके खाने के ऊपर, आपके वेजिटेबल्स के ऊपर, हॉर्टिकल्चर के ऊपर या आपके फ्रूट्स के ऊपर पेस्टिसाइड्स के ट्रेसेस बहुत हाई हैं, लोग खा के बीमार होते हैं, कैंसर होता है ऐसे फ्रूट्स को खा के। और हिंदुस्तान में कैंसर बढ़ने की वन ऑफ द मेजर रीजन इज कि एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। वो पेस्टिसाइड हमारे अंदर जा रहा है टाइम, और हमारे इंटरनेशनल मार्केट में तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हाई हैं, वहां पे ऐसा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रिजेक्ट हो जाता है।
तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे तो लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, पेस्टिसाइड यूज नहीं करना पड़ेगा, बीमारियां पहले ही नहीं लगेंगी क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग करी थी। तो आपको पेस्टिसाइड डालने की आवश्यकता नहीं है, इंसेक्टिसाइड डालने की आवश्यकता नहीं है, कीड़ा नहीं लगेगा। तो पेस्टिसाइड की भी प्रोडक्शन, तो आपको जो सामान पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सीड खरीदना था वो नहीं खरीदोगे आज। ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने फायदे इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम बना दी, परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखना है ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों की जाती है। ऑलराइट, आपके एग्रीकल्चर के जो जीएस में जिसने मेरे साथ पढ़ा है, नोट्स हैं जीएस 3 के, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, हमने नोट्स में डाले भी हुए, वो जीएस के अंदर है। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को समझो। मैंने बोला था एग्रीकल्चर हैज टू बी सस्टेनेबल। अभी जो मैंने आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग बताया, एनवायरमेंट के एरिया में अगर आप सस्टेनिंग की बात करते हो तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हो। आपका एग्रीकल्चर क्लाइमेट रेजिलिएंट होना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में अपने टाइप का इंडिजिनियस क्रॉप लगाओ जो इस ट्रॉपिकल क्लाइमेट को बियर कर सकता है। आप ऐसा वाटर यूज करो, वाटर कंजर्वेशन स्कीम यूज करो कि फ्लड इरिगेशन, जो कैनाल इरिगेशन है वो अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होता, स्प्रिंकल ड्रिप इरिगेशन यूज करो, पानी की खपत कम करो, क्योंकि इन फ्यूचर पानी की शॉर्टेज होने वाली है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर करो, स्मार्ट एग्रीकल्चर करो, एनवायरमेंट स्मार्ट एग्रीकल्चर हैज टू बी देयर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हैज टू बी देयर। तो यूर राइट डाउन द वर्ड ecological and environment footprints of agriculture should be low. Ecological and environment footprints of the agriculture should be low. ऐसे एग्रीकल्चर को बोला जाएगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन दी टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट में कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता आपके एग्रीकल्चर का। आप फर्टिलाइजर डालते हो, वो फर्टिलाइजर बह के चला जाता है वाटर बॉडीज में, जिससे एनवायरमेंट में पड़ोगे यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज, काई लग जाती है, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज। आपका ग्राउंड वाटर जाके कंटामिनेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स है। आपने इतना पानी यूज किया पंजाब और हरियाणा में कि आपने ग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीट कर दिया, तो योर एग्रीकल्चर वाज नॉट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। आपने एग्रोक्लाइमेटिक पैटर्न के अनुसार ही एग्रीकल्चर करना है, वही क्रॉप्स लगानी है जो प्रकृति ने इशारा किया हुआ यहां पे लगाओ, तो आपने जबरदस्ती नहीं करनी। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, एग्रोक्लाइमेटिक पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। तो ऐसा एग्रीकल्चर करोगे तो सस्टेनेबल होगा एनवायरमेंटली। दूसरा सस्टेनेबल सोशली। एग्रीकल्चर ने क्या मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को एड्रेस किया है? क्या विमेन एग्रीकल्चर कर रही हैं तो क्या वो उससे पैसा कमा रही हैं? क्या बूढ़े लोग एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं? तो टी फार्मिंग, सेरिकल्चर, इसमें बूढ़े और महिलाओं की अधिक आवश्यकता है, लेबर इंटेंसिव है, ऐसे एग्रीकल्चर में एंगेज करो इनको। जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, पॉली हाउस योजना, जमीन की कमी है, गरीब है, पॉली हाउस, छोटी सी जमीन में पॉली हाउस बनवा दो। गवर्नमेंट ने निकाली पॉली हाउस योजना उनके लिए 2019 और 20 में, ताकि उनके छोटे से खेत से ज्यादा प्रोडक्शन निकले। पॉली हाउस में प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो आपका सोसाइटल भी एग्रीकल्चर सस्टेनेबल होना चाहिए। इकोनॉमिकली योर एग्रीकल्चर हैज टू बी प्रॉफिटेबल, कि मैं नहीं, मेरे बच्चे भी एग्रीकल्चर करें, क्योंकि एग्रीकल्चर में पैसा आता है। प्रॉफिटेबिलिटी हैज टू बी देयर। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एग्रीकल्चर और साथ में प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर, इन दोनों को इंक्रीज करोगे, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। मार्केट के साथ लिंक करोगे, कोऑपरेटिव एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करोगे, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी, पैसा कमाएगा किसान। तो इकोनॉमिकली भी सस्टेनेबल होना चाहिए। 3 पिलर होते हैं सस्टेनेबल के, लोग केवल एनवायरमेंट लिखते रहते हैं, बाकी के ये 2 हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक। ऑलराइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर। नाउ ऐसे एग्रीकल्चर को अप्रोच करना था। ऑलराइट, इकोनॉमी में हम जब एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं तो हम पॉलिसी लेवल पे एग्रीकल्चर को परस्यू करते हैं। पॉलिसी लेवल का क्या मतलब है कि आपने एग्रीकल्चर को एनवायरमेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली कैसे उसमें स्कीम बनती है, स्कीम कंजर्वेशन के लिए क्या है, एग्रीकल्चर के लिए क्या है, हॉर्टिकल्चर के लिए क्या है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए। तो ये सारे पॉलिसीज, ये सब कुछ आपके एग्रीकल्चर के डॉक्यूमेंट में मैंने दिया हुआ है। ऑलराइट, फ्रेमवर्क आपके सामने रखा हुआ है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हिमाचल में। अगर हिमाचल जी के GS 3 के अंदर एग्रीकल्चर से हर साल 4 सवाल आएंगे आपके, तो ये 2 लेक्चर से आपके 4 सवाल 100% श्योर है, जिसकी एक ही शीट है। कल इंडस्ट्री 100% 2 सवाल, 100% आंख बंद करके 100% 2 सवाल। परसों टूरिज्म 100% 2 सवाल। तो ये 4 लेक्चर से अगर आपके 60-70 नंबर का अरेंजमेंट होता है तो गो फॉर दैट।
ऑलराइट जी, चलो आज का लेक्चर इतना ही करते हैं. टुमारो वी विल बी पिकिंग अप इंडस्ट्रीज ऑफ हिमाचल. एग्रीकल्चर पढ़ लिया, इंडस्ट्री यूं समझ आ जाएगा. रिसोर्सेज है नहीं, इंडस्ट्रीज आर फूड प्रोसेसिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज. ऑलराइट जी, चलो थैंक्स अ लॉट.